नमस्कार, एक बार फिर से हम मराठों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज हम मराठों में जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं वो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। लेकिन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो एक वीडियो में समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो काफ़ी लंबी है। तो इसके लिए हो सकता है 2 या 3 वीडियो में ये कवर हो जाए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। लेकिन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को आपने देखा, आपने समझा, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के एग्जैक्ट 20 साल बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। क्योंकि प्रथम युद्ध जो हुआ मराठों का अंग्रेजों से, इसमें खास बात ये रही कि उस समय मराठों के महत्वपूर्ण सेनापति मराठों के साथ थे, या यूं कहें तो मराठों के मैकियावेली कहा जाने वाला नाना फडणवीस मराठों के साथ थे। पिछली वीडियो में शायद मैंने मैकियावेली के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, तो उस भूल को मैं सही करना चाहूँगा कि मैकियावेली जो थे रियल मैकियावेली जो थे वो इटली के थे। और मैकियावेली की एक बड़ी फेमस रचना है, आप उसके बारे में जानते होंगे, द प्रिंस। मैकियावेली की प्रिंस बहुत फेमस रचना है। राजनीति पर बहुत विस्तार से, राजनीतिक सिद्धांत पर बहुत विस्तार से उसमें वर्णन किया गया है। और मैकियावेली की जो एक कोट है, बड़ा फेमस कोट है कि कोई एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को माफ़ कर सकता है, लेकिन वो अपनी पुश्तैनी संपत्ति लेने वाले व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं कर पाता है और नहीं माफ़ करता है। तो उस गलती को सुधार लीजिएगा। मैकियावेली जर्मनी के नहीं थे, जर्मनी के बिस्मार्क थे। बिस्मार्क और मैकियावेली में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए मैंने गलती से मैकियावेली बोल दिया। ठीक है, तो अभी हम जिसे पढ़ने जा रहे हैं ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है। इस युद्ध को हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझना है इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि को, कि आखिर क्या हुआ था कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और 20 साल बाद क्यों हुआ। क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 20 साल पहले हुआ था, याद करिए, 1775 का समय। ठीक, 1775 का समय, सूरत की संधि, और शुरू होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और 1775 में शुरू होता है और 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। और 82 से देखिए, ध्यान दीजिए, एकदम 20 साल बाद 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। क्यों? तो वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मूल कारण रहा कि इन 20 सालों में, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद का जो समय रहा, 20 साल का ये जो गैप रहा, इन 20 सालों में अंग्रेजों ने अपने आप को काफ़ी मजबूत किया। और इन 20 सालों में मराठे कहीं न कहीं बहुत कमज़ोर होते चले गए। आपसी गृह युद्धों में फंस करके, आपसी लड़ाइयों को लड़ करके, उत्तराधिकार का युद्ध लड़ करके, धीरे धीरे करके मराठे जो थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते चले गए। और फाइनली इतने कमज़ोर हो गए कि जब अंग्रेज़ों ने देखा कि इनसे लड़ना अनुचित है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का आप कारण जानते होंगे अगर आपने पीछे की वीडियो देखी है तो, कि रघुनाथ राव आते हैं अंग्रेजों के पास कि मेरी मदद कीजिए। ठीक, और इसके कारण से अंग्रेज उनकी मदद करने के बहाने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध करते हैं। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी कहीं न कहीं रघुनाथ राव का ही हस्तक्षेप है। हाँ, बस ये है कि इस समय रघुनाथ राव नहीं है, रघुनाथ राव की जगह उनके पुत्र हैं बाजीराव द्वितीय, और वो आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब अंग्रेज मेरी मदद कीजिए।
1775 सूरत की संधि याद होगी आपको। 1775 सूरत की संधि के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होता है, ठीक। और 1802 बेसिन की संधि के बाद, बेसिन की संधि के बाद 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होता है। तो देखिए, अगर हम सिर्फ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समझेंगे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को समझेंगे तो ठीक से हम समझ नहीं पाएंगे। तो आइए मराठों की पेशवाओं की इस पूरी कड़ियों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हुए इस युद्ध तक हम पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पीछे की सारी घटनाओं को एक बार सरसरी निगाह से देखते हुए, सारी चीजों को समझते हुए यहां तक हम आ जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जब मराठा ताकत भारत में प्रारंभ हुई, उस समय भारत में शासन था औरंगजेब का, यानी मुगलिया सल्तनत का चरम था, चरमोत्कर्ष था। जब भारत में क्या प्रारंभ हुई, तो मराठा शासन प्रारंभ हुआ। और मराठाओं के जो जनक थे या मराठाओं की जिसने नींव रखी थी वो कौन थे, तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं का राज्याभिषेक कब करवाते हैं, तो 1674 का समय है जब छत्रपति शिवाजी महाराज गद्दी पर बैठते हैं और स्वयं का राज्याभिषेक करवाते हैं। लेकिन राज्याभिषेक के बहुत समय तक शिवाजी महाराज जीवित नहीं रहते हैं और 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है। 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, 1657 में औरंगजेब राजा बनता है और 1707 तक औरंगजेब राज्य करता है। यानी ये सारी घटना शिवाजी का आना, भारतीय वातावरण में या भारतीय परिवेश में या भारत मंडल पर आना शिवाजी का, उनके अपने राज्य की स्थापना करना और उनकी मृत्यु हो जाना, ये सारी चीज़ें औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही होती हैं। तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र आते हैं जिनका नाम संभाजी महाराज है। और संभाजी महाराज जो हैं वो कहीं न कहीं औरंगजेब का जो पुत्र है, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है, उसका साथ देते हैं संभाजी, जिसके चलते औरंगजेब संभाजी को बहुत बुरी मौत मारता है। ये घटना है कब, 1689। 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है। उत्तराधिकार का युद्ध चलता है। शिवाजी के दो पुत्र हैं, एक राजाराम और दूसरे संभाजी महाराज। राजाराम मात्र उस समय 10 साल के हैं, इसलिए राजाराम शासक नहीं बनते हैं, संभाजी महाराज शासक बनते हैं। लेकिन उन्हें भी उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ता है कहीं न कहीं, और वो भी अपनी सौतेली माँ से। फाइनली 1681 में संभाजी जब मराठा साम्राज्य के राजा बनते हैं, अपने सारे शत्रुओं को मरवा देते हैं। और 1689 में औरंगजेब संभाजी महाराज को मरवा देता है। संभाजी महाराज के एक करीबी व्यक्ति हैं जो उनको धोखा देते हैं और मुगलों की सेना के हवाले कर देते हैं। आगे बात करते हैं संभाजी की मृत्यु के उपरांत संभाजी के जो पुत्र हैं जिनका नाम साहू जी महाराज है, उनको औरंगजेब अपने कब्जे में ले लेता है और उनको बंदी बना लिया जाता है, साहू जी महाराज को। अब मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो उस समय उत्तराधिकारी बनते हैं राजाराम। राजाराम कौन है, तो हमने बताया शिवाजी के दो पुत्र हैं, एक राजाराम एक संभाजी। तो संभाजी की मृत्यु के बाद राजाराम गद्दी पर बैठते हैं। क्यों, क्योंकि संभाजी के जो पुत्र हैं साहू जी महाराज, इनको औरंगजेब जो है अपने कब्जे में रख लिया है, इसलिए ये है नहीं।
ठीक, राजा राम गद्दी पर बैठते हैं 1689 में। 1689 में गद्दी पर बैठते हैं और 1689 से लेकर 1700 तक राजा राम शासन करते हैं। पूरा जीवन राजा राम का लगभग भागते हुए बीतता है। ठीक है, 1700 में राजा राम मर जाते हैं। राजा राम की मृत्यु के बाद फिर एक बात आ जाती है कि मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 1700 में भी औरंगजेब क्या है, जिंदा है। ठीक है, औरंगजेब क्या है, जिंदा है। औरंगजेब लगभग 90 से ज्यादा साल तक जिया। ठीक है, और औरंगजेब जब मरा तो उसके खुद के पुत्र 60 पार कर चुके थे, यानी 60 साल की उम्र के पार कर चुके थे उसके पुत्र। जो मुअज्जम है, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है, वो जब गद्दी पर बैठा, जो औरंगजेब का पुत्र है, जब वो गद्दी पर बैठा 1707 में, तो उसकी खुद की उम्र 63 साल की थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि औरंगजेब ने कितना लंबा शासन किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजा राम की मृत्यु के बाद राजा राम का एक छोटा पुत्र जो मात्र 4 साल का है, वो गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम शिवाजी द्वितीय है। शिवाजी द्वितीय जो है वो 1700 से लेकर 1707 तक शासन करता है। लेकिन 1700 अब ये शासन क्या करेगा, चूंकि ये बच्चा है 4 साल का, तो जो ताराबाई हैं, जो शिवाजी द्वितीय की माँ है, या यूं कहें तो जो राजा राम की विधवा है, वो शासन करती हैं। शिवाजी को मात्र राजा बनाई रहती है। उसकी जो उसका जो नेतृत्व, उसकी जो संरक्षिका है वो कौन है, तो वो ताराबाई है। ठीक है, ताराबाई राज्य करती हैं 1700 से लेकर 1707 तक। लेकिन 1707 में एक घटना घटती है, वो मुगलिया सल्तनत का जो बादशाह है यानी औरंगजेब जो है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद जो मुअज्जम है वो राजा बनता है, वो गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और बहादुर शाह प्रथम के नाम से जब वो गद्दी पर बैठता है तो बहुत सारे मामलों को सुलझाना चाहता है, जैसे कि रोहिल्लों के मामलों को सुलझाता है, राजपूतों के मामलों को सुलझाता है, सिखों के मामलों को सुलझाता है, बहुत सारे लोगों को खुश करता है। यानी वो सोचता है कि जो भी मेरे पिता ने जो बहुत सारे बैर सारे धर्म से, सारी जातियों से, सारे संप्रदाय के लोगों से ले रखा है, उसे सारे मामले को हल कर दिया जाए। क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो सारे मामलों को सुलझा करके ठीक करना चाहता है। यहाँ तक कि उत्तराधिकार के युद्ध में जो लोग उसके विरोधी भी थे, वो उनको भी उच्च पद देता है। वो चाहता है कि फिर से कोई मार झगड़ा ना हो, लड़ाइयाँ ना हो और दुश्मनियाँ ना बढ़े, इसलिए वो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सुलझा कर ठीक करता है। ठीक है, तो जब वो राजा बनता है तो वो उसने एक कार्य किया कि जो साहू जी महाराज जो कैद में थे, साहू जी महाराज कौन, तो जो संभाजी के पुत्र हैं साहू जी महाराज, साहू जी महाराज जो कैद थे उनको 1707 में छोड़ दिया। लोग कहते हैं, इतिहासकारों का मानना है कि एक और कारण था साहू जी महाराज को छोड़ने का, क्योंकि वो सोचता था कि मुझे मराठों को नियंत्रित करने की जरूरत ही नहीं, अगर साहू जी महाराज को मैं छोड़ दूं तो साहू जी महाराज दक्षिण में जा करके, पुणे में जा करके मांगेंगे कि मेरा हक दो, मेरी गद्दी दो, तो आखिर में ये जाएंगे तो मराठों में अपना ही क्या शुरू हो जाएगा, तो उत्तराधिकार का युद्ध अपना शुरू हो जाएगा, तो मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा और बड़े आराम से मराठे अपने में लड़ेंगे मरेंगे। ठीक है, तो लगभग उसी रणनीति के तहत वो कामयाब भी होता है। 1707 में वो क्या करता है, साहू जी महाराज को छोड़ देता है। साहू जी महाराज आते हैं और उनका सच में युद्ध होता है। किससे युद्ध होता है, तो जो शिवाजी द्वितीय है इनसे युद्ध होता है, या यूं कहें तो शिवाजी की जो माँ है ताराबाई, उनसे युद्ध होता है। फाइनली ताराबाई हार जाती हैं और 1708 में साहू जी महाराज गद्दी पर बैठ जाते हैं। साहू जी महाराज जब गद्दी पर बैठते हैं तो साहू जी महाराज को गद्दी पर बैठाने में जिस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है वो कौन है, तो वो बालाजी विश्वनाथ है। बालाजी विश्वनाथ महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं किसको बैठाने में, साहू जी महाराज को गद्दी पर बैठाने में। साहू जी, अब देख लीजिए शिवाजी कब से कार्यकाल था इनका, 1700 लेकर 1707 तक। अब साहू जी का कब से कार्यकाल है, 1708 से लेकर 1749 तक ये जीवित रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि साहू जी महाराज के बाद मराठा वंशावली समाप्त हो जाती है। कारण ये था कि साहू जी महाराज को कोई बच्चा नहीं था, वो निसंतान थे, इसलिए जो मराठा वंशावली है वो समाप्त हो जाती है और जो उनकी शक्ति है, मराठाओं की शक्ति है, वो सीधे पेशवाओं में आ जाती है। तो अभी पेशवाओं को आप नहीं समझ रहे होंगे तो समझिएगा थोड़ा सा। पेशवा वंशावली यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या पेशवा है, तो ध्यान दीजिएगा, शिवाजी राजगद्दी पर कब बैठते हैं, तो 1674 में शिवाजी राजगद्दी पर बैठते हैं। और जब शिवाजी राजगद्दी पर बैठते हैं तो अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल की स्थापना करते हैं, जिसको अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। इसमें 8 मंत्री होते हैं, 8 लोग होते हैं, 8 विभाग हैं, 8 पद हैं। ठीक, और इसमें जो सबसे बड़ा पद है वो उसे पेशवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो पेशवा वंशावली है, तो यहाँ से साहू जी महाराज, हमने बताया कि साहू जी महाराज जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनको बहुत ज्यादा मदद की थी किसने, बालाजी विश्वनाथ ने। तो 1713 में वो यानी साहू जी महाराज 1713 में बालाजी विश्वनाथ को क्या बना देते हैं, पेशवा बना देते हैं। पेशवा से पहले भी उन्हें एक पद दिया जाता है जिसे सेना करते का पद कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो 1713 में बालाजी विश्वनाथ क्या बन गए, पेशवा बन गए। और बालाजी विश्वनाथ कहीं न कहीं मराठों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। वो मराठों के लिए
के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित रहते हैं और बहुत ज़्यादा वो मराठों के लिए कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य को बहुत दूर तक ले जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो बालाजी विश्वनाथ हैं ये 6वें नंबर के पेशवा हैं। ये 8वें नंबर के पेशवा हैं, 6वें नंबर के पेशवा हैं। इससे पहले 5 पेशवा और हो चुके हैं। क्यों? हमने बताया कि शिवाजी के समय काल से पेशवा के लोग चलते आ रहे हैं। ठीक है, पेशवा जो है शिवाजी के शासनकाल से चलते आ रहे हैं। तो अब तक क्या 8वें पेशवा है, 6वें पेशवा है। लेकिन एक और बात, जो अपने खानदान के हैं ये पहले पेशवा है। तो इसका मतलब क्या कि इससे पहले अलग अलग लोग होते थे? हाँ, जो पेशवा का पद था तो वो वंशानुगत नहीं था, यानी पिता होगा उसका पुत्र होगा, उसका पुत्र होगा, ऐसा नहीं था, वंशानुगत नहीं था, बल्कि ये था कि जो जिसके पास जितनी योग्यता है, योग्यता के हिसाब से राजा की नज़र में जिसको जो सबसे योग्य आदमी रहेगा उसको पेशवा बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बनते हैं उसके बाद से जो ये पद है, यानी मराठा जो पेशवा का पद है वो वंशानुगत हो जाता है। ठीक है, तो 1713 में बालाजी विश्वनाथ क्या बन जाते हैं? पेशवा बन जाते हैं। और बालाजी विश्वनाथ 1720 तक पेशवा रहते हैं। हमने पहले ही बताया 6वें नंबर के पेशवा थे, लेकिन अपने घर में यानी भट्ट परिवार में, ये ब्राह्मण परिवार से है। बालाजी विश्वनाथ क्या है? ब्राह्मण परिवार से। अब इतिहास में एक और साक्ष्य यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि ये कुछ इसमें ऐसे भी लोग हैं, जैसे माधवराव तक, यहाँ तक माधवराव प्रथम तक, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बाजीराव और माधवराव और नारायण रघुनाथ राव भी, ये सारे जो हैं बहुत ज्यादा योग्य व्यक्ति हैं, यानी बहुत ज्यादा धुरंधर हैं, बहुत ज्यादा लड़ाके हैं, बहुत ज्यादा अच्छे सेनापति हैं। तो ये ब्राह्मणों ने अपने जाति से ऊपर उठ के कार्य किया। उनका कार्य था उस समय लगभग शिक्षा देना, लेकिन ज्ञानार्जन उनका कार्य था। उनका कार्य था ज्ञान को अर्जित करना और ज्ञान को देना। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने धर्म से, अपने जाति से ऊपर उठ के कार्य किया। उन्होंने युद्ध लड़े और बाजीराव जैसे लोग, बाजीराव जैसे लोग और बाजीराव जैसे लोग, ये बहुत महान सेनानायक भी हुए अपने समय के। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बाजीराव जो हैं वो अपने भट्ट परिवार के, ब्राह्मण परिवार के पहले पेशवा हैं और वैसे वो 6वें पेशवा हैं। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1720 में, तो उसके बाद उनका जो पुत्र है बाजीराव वो गद्दी संभालते हैं 1720 में, और 1720 से लेकर 1740 तक शासन करते हैं। इनका शासन बहुत ही बेहतरीन शासन माना जाता है और कहा जाता है कि इनके शासन में मराठाओं ने बहुत ज़्यादा उन्नति की, पेशवाओं ने बहुत ज़्यादा उन्नति की। ये बहुत चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हुए। कुछ सैनिक लेकर के दिल्ली पर आक्रमण के लिए प्रसिद्ध हुए, मालवा का युद्ध जीतने के लिए प्रसिद्ध हुए, मालवा को अपने कब्जे के लिए लेने के लिए प्रसिद्ध हुए, भोपाल का युद्ध जीतने के लिए प्रसिद्ध हुए, मस्तानी से प्रेम के लिए प्रसिद्ध हुए, यानी बहुत सारे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि अगर देखा जाए तो पूरे भारतीय इतिहास को अगर हम खंगालें तो बाजीराव जैसा कोई भी सेनानायक हमको नहीं दिखता है। ठीक, बाजीराव बेहतरीन सेनापति हैं, बेहतरीन सेनापतियों में से एक सेनापति माने जाते हैं। कौन? बाजीराव। तो बाजीराव का जो शासनकाल रहा 1720 से लेकर 1740 तक रहा। अच्छा शासनकाल रहा, बेहतरीन शासनकाल रहा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये भी पेशवा के अंतर्गत थी, यानी ये भी मराठा जो राजा है शाहू जी महाराज के अंदर ही कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। वैसे आप देखेंगे तो शाहू जी महाराज का जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं वो मात्र कठपुतली राजा है, लेकिन फिर भी राजा हैं, उनके कहे से युद्ध हो रहे हैं, उनके कहे से चीजों को जीता जा रहा है, फिर भी मराठा साम्राज्य के राजा हैं। बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र हैं बालाजी बाजीराव वो गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, बाजीराव के मरने के बाद उनके पुत्र का नाम क्या है? बालाजी बाजीराव। ध्यान रखिएगा बाजीराव के भी 2 बच्चे हैं। बालाजी विश्वनाथ के भी 2 बच्चे थे। कौन कौन? एक बाजीराव और दूसरा चीमाजी अप्पा। कौन है? चीमाजी अप्पा। किसके लड़के थे? बालाजी विश्वनाथ के लड़के कौन थे? चीमाजी अप्पा और बाजीराव। तो बड़े बच्चे थे बाजीराव, इसलिए बाजीराव गद्दी पर बैठे। चीमाजी अप्पा को आप लोग नहीं जानते, लेकिन आप जानेंगे चीमाजी अप्पा को। चीमाजी अप्पा के नाम से भले न जाने, लेकिन चीमाजी का जो पुत्र है, चीमाजी अप्पा का जो पुत्र है वो 1761 का जो पानीपत का तृतीय युद्ध होगा उसमें महानायक की भूमिका निभाएगा और कहीं ना कहीं उसमें लड़ते हुए वीर गति पाएगा, लेकिन अपने आप को अमर कर गया। सदाशिवराव भाऊ का नाम आप सुने होंगे। 1761 पानीपत के तृतीय युद्ध में जिसने लीड किया मराठा साम्राज्य की सेनाओं को। वैसे तो ऑफिशियल जो सेनापति थे वो विश्वास राव थे, लेकिन जो वास्तविक सेनापति थे वो कहीं ना कहीं कौन थे? तो बाजीराव थे, अरे सॉरी सदाशिवराव भाऊ थे। अब ध्यान दीजिए, तो बाजीराव की मृत्यु के बाद भी उनका जो बड़ा बेटा है, बाजीराव के भी कितने पुत्र हैं? बालाजी विश्वनाथ के 2 पुत्र, चीमाजी अप्पा, बाजीराव। तो बाजीराव गद्दी पर बैठे, चीमाजी अप्पा गद्दी पर नहीं बैठे। तो बाजीराव गद्दी पर बैठे और बाजीराव का जो सबसे बड़ा पुत्र था, बाजीराव की मृत्यु हुई 1740 में, और बाजीराव की मृत्यु के बाद बाजीराव का जो सबसे बड़ा पुत्र है बालाजी बाजीराव वो गद्दी पर बैठा। अब बाजीराव के कितने पुत्र हैं? इनके भी 2 पुत्र हैं। कौन कौन से? बालाजी बाजीराव
और दूसरे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव चाहता था गद्दी पर बैठना, लेकिन चूंकि वो छोटा है तो गद्दी पर कौन बैठेगा? बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठे और बालाजी बाजीराव के ही समय में जो मराठा साम्राज्य है वो अपनी चरम पर पहुंचा, एकदम चरम पर। चरम पर पहुंचने का मतलब कि मराठा साम्राज्य में अफगानिस्तान तक की भूमि जुड़ चुकी थी। भारत अफगानिस्तान से लेकर के उड़ीसा तक, यानी कहा जाता था उस समय अटक से लेकर के कटक तक का पूरा क्षेत्र हिंदुस्तान के अंडर में थी। ठीक, जो अंडर में नहीं भाग था वो बंगाल का कुछ भाग उसके अंडर में नहीं था, लेकिन मराठाओं ने इतने बंगाल को परेशान कर दिया था कि जो उड़ीसा थी, उड़ीसा की दीवानी बंगाल को क्या करनी पड़ी? मराठाओं को दे देनी पड़ी। उड़ीसा की दीवानी क्या कर दी? मराठाओं को क्या कर दिया गया? दे दिया गया। जो बंगाल के नवाब हैं उन्होंने उड़ीसा की दीवानी मराठाओं को दे दी, कही भाई साहब आप उड़ीसा की दीवानी ले लीजिए। और 12 लाख रुपए सलीना मराठाओं को देना स्वीकार किया कि ठीक है 12 लाख रुपए भी ले लीजिए, उड़ीसा भी ले लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि बार बार हर साल आप बंगाल पर आक्रमण मत करिए। यहाँ तक कि भय का आलम यह था कि जो कलकत्ता वाला एरिया था उसके चारों तरफ खाई खोदी जा रही थी, चारों तरफ खाई खोदी जा रही थी कि मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। इतनी बार मराठे आक्रमण कर रहे थे, इतनी बार बंगाल पर आक्रमण कर रहे थे। तो सोचिए बंगाल पर बार बार आक्रमण हो रहा था, तो बंगाल पूरा इधर का क्षेत्र आप समझिए इन्हीं का मान लीजिए, मराठाओं का ही मान लीजिए। दक्षिण में पूरा एकदम दक्षिण तक मराठाओं का आलम था। हैदराबाद का निजाम कहीं न कहीं अपने क्षेत्र को बचाए हुए थे, लेकिन देवगिरी का युद्ध जो सदाशिवराव भाऊ दक्षिण में लड़ते हैं, जिसके बाद सदाशिवराव हीरो बनते हैं, हीरो बन जाते हैं, तो देवगिरी का युद्ध सदाशिवराव भाऊ लड़ते हैं और कहीं न कहीं निजाम को क्या कर देते हैं? परास्त कर देते हैं। और उसके बाद उत्तर का पूरा रघुनाथ राव भाग पूरा जीत लिए। रघुनाथ राव क्या कर दिए? जीत लिए हैं। अहमद शाह अब्दाली, आपको याद होगा कि अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? ठीक, तो आक्रमण किया उसने दिल्ली पर 1761 में। लेकिन आप ये मत समझिएगा ये अहमद शाह अब्दाली का जो ये आक्रमण है ये कोई पहला आक्रमण था, नहीं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया। ठीक, और 1761 में पानीपत का जो तृतीय युद्ध था ये 5वां आक्रमण था अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली कितनी बार आक्रमण करता है। और अहमद शाह अब्दाली की नाराजगी का कारण भी हम बता चुके हैं पिछले की वीडियो में कि वो जो है वो पंजाब और मुल्तान वाला क्षेत्र जीत चुका है। पंजाब वाला मुल्तान वाला क्षेत्र जीत करके वहां अपना व्यक्ति नियुक्त कर चुका है उस एरिया में। और जब दिल्ली से उस व्यक्ति को बदल दिया जाता है तब वहां पर वो आक्रमण करता है, तब आक्रमण करता है। और आक्रमण करके वो क्या करता है? तो वहां पर पंजाब और मुल्तान में अपने बेटे को वो बना देता है, यानी वहां का नेतृत्व करता है, अपने बेटे को बना देता है। और फिर जब वो चला जाता है तो मुगलों से और मराठों से एक संधि है, ठीक, कि अगर मुगलों पर कोई आक्रमण करेगा तो मराठों पर आक्रमण माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मुगलों ने मराठों को ये छूट दी है कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी चौथ की वसूली कर सकते हैं। ठीक, तो एक तरह से मुगल और मराठा उस समय मान लीजिए एक है। तो अब जब ये आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर और मुल्तान में अपने बच्चे को बना देता है, तो फिर से मराठा सेना यहाँ से जाती है रघुनाथ राव के नेतृत्व में, और रघुनाथ राव जा करके अटक तक का भाग जीत लेते हैं। मुल्तान जीतते ही हैं, पंजाब जीतते ही हैं। अहमद शाह अब्दाली का बेटा भाग के चला जाता है अहमद शाह अब्दाली के पास, दिल्ली का हिस्सा पूरा जीत ही लेते हैं, पूरा ऊपर का पूरा भाग सिंध वाला भाग पूरा जीत लेते हैं, पूरा ऊपर तक भाग जीत लेते हैं, अटक तक का भाग जीत लेते हैं। और यहाँ उड़ीसा इनके कब्जे में है ही, तो वही समय था जो अटक से लेकर कटक तक का भाग मिल गया। और इसी कारण रघुनाथ राव के नेतृत्व में पूरा उत्तर भारत जीत लिया जाता है। यानी रघुनाथ राव जो है इनको बहुत ज्यादा अनुभव है उत्तर भारत में युद्ध का। रघुनाथ राव कौन है? तो हमने बताया था कि बाजीराव जो है इनके 2 बच्चे हैं, रघुनाथ राव, एक बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव जो है वो पेशवा बन गए, और इनके समय में रघुनाथ राव जो है उत्तर में अभियान लेकर जाते हैं और बहुत बढ़िया अभियान का नेतृत्व करते हैं और बहुत सी भूमि जीत लेते हैं। अब जब उसे पता चलता है कि मेरे बेटे को भगा दिया गया, मेरे बेटे को मार दिया गया, मैंने मारा तो नहीं गया, उनका बेटा भाग जाता है, मेरे बेटे को भगा दिया गया और फिर से उन्होंने पूरे क्षेत्र को जीत लिया, तब वही 1761 वाला, वैसे तो उसका अभियान जो था 1760 में वहां से निकला था, 1760 में वही अपनी सेना लेके फिर से निकलता है और 61 में फिर वही पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है, तो उस पानीपत के युद्ध को रोकने के लिए, ठीक, उस पानीपत के युद्ध को रोकने के लिए क्या, अहमद शाह अब्दाली जो फौज लेकर आ रहा है और उसके साथ अवध के नवाब क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं। ठीक, अवध के नवाब मिल जा रहे हैं,
और रोहिल्ला मिल जा रहे हैं। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो अहमद साहब अब्दाली की सेना के साथ मिल जा रहे हैं। तो ये जो लोग मिल जा रहे हैं अहमद साहब अब्दाली की सेना के साथ, तो कहीं ना कहीं वो मजबूत हो रहा है। और मराठों का नेतृत्व 1761 में रघुनाथ राव नहीं कर रहे हैं। रघुनाथ राव को अनुभव है उत्तर भारत का, लेकिन रघुनाथ राव इसका नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। उसका नेतृत्व कर रहे हैं सदाशिवराव भाऊ। और सदाशिवराव भाऊ को उत्तर में लड़ने का अनुभव नहीं है। सदाशिवराव भाऊ को युद्ध का बहुत अनुभव है, अच्छे योद्धा, इसमें कोई शक नहीं, अच्छे सेनापति, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उत्तर भारत में उनको लड़ने का अनुभव नहीं है। और उस पर से और ज्यादा बर्डन हमने बताया था कि 1 लाख की सेना है और लगभग 4 लाख जो हैं वो दर्शनार्थी गए, महिलाएं गई हैं, बच्चे गए उस सेना के साथ, तो सब और ज्यादा बर्डन आ जाता है। और कहीं ना कहीं ये नौबत आ जाता है कि 14 जनवरी का समय है, 1761 14 जनवरी का समय है, घोर ठंड पड़ रही है। और जो सदाशिवराव भाऊ के सेनापति हैं वो कह रहे हैं कि चाहे तो हमें लड़ के मरने दीजिए, चाहे भूख से मरने दीजिए। ये नौबत आ गई। तो कहीं फाइनली 1761 का युद्ध होता है। और 1761 का युद्ध जो है बड़े निर्णायक युद्ध है, या यूं कहें तो भारतीय इतिहास को परिवर्तित करने वाला युद्ध है। या हम ऐसा कहें तो भारतीय इतिहास में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ 1761 युद्ध जैसा, जिसने पूरे भारतीय परिवेश का वातावरण ही बदल दिया। ऐसा मुझे कोई युद्ध नहीं दिया। हाँ, थोड़ा कहीं ना कहीं पानीपत का युद्ध ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई युद्ध नहीं रहा। इसने क्या बदल दिया? इसने बदल ये दिया कि इस युद्ध ने ये नहीं बताया कि यहां पर कौन राज्य करेगा, बल्कि इस युद्ध ने ये बताया यहां पर कौन राज्य नहीं करेगा। क्योंकि 1761 के युद्ध के बाद जो मराठे थे वो नीचे आ गए, उनकी शक्ति छीड़ हो गई। और अहमद शाह अब्दाली जो है वो लौट करके वापस चला गया। उत्तर भारत पूरा क्या हो गया, सूना पड़ गया। यानी उत्तर भारत में कोई शासक ही नहीं बचा जो उत्तर भारत पर कब्जा कर सके। और यही समय था अंग्रेजों के भारत में प्रवेश का, या भारत में पैर जमाने का। प्रवेश तो पहले ही कर चुके थे, 1757 में ही वो कहीं ना कहीं प्लासी का युद्ध लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। ठीक है, तो वो अलग विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1761 का युद्ध होता है और इस युद्ध ने भारत की रूपरेखा बदल दी। किस प्रकार से? क्योंकि 1761 के युद्ध में मराठों का जो उत्तराधिकारी था, यानी जो बालाजी बाजीराव के बाद जो राजा बनता, क्योंकि हमने बताया बाजीराव के 2 पुत्र, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव, और बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र हुए। ठीक, एक सदाशिवराव भाऊ, एक विश्वास राव, दूसरा माधव राव, और तीसरा नारायण राव। ठीक है, बालाजी बाजीराव के कितने पुत्र हुए? 3 पुत्र हुए, विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव, ये 3 पुत्र हुए। किसके? बालाजी बाजीराव के। अब जो पहले से फिक्स था कि भाई बालाजी बाजीराव जब मरेंगे तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उस समय 20 साल का एक नौजवान था जो उत्तराधिकारी का योग्य था, जो उत्तराधिकारी बनने वाला था, जिसका नाम विश्वास राव था। लेकिन विश्वास राव 1761 के युद्ध में लड़ने चला जाता है, सेना का कमांडर इसे ही बनाया जाता है। बालाजी बाजीराव की एक पत्नी है गोपिका बाई, क्या नाम है? गोपिका बाई। ये कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा योगदान है, जब तक ये राजनीति में रहती हैं बड़ा योगदान है इनका, गोपिका बाई का। ये ही चाहती थी, इनका मुख्य ये चाहती थी कि नहीं, मेरा जो पुत्र है यानी विश्वास राव ये जाए, ये युद्ध में जाए और कहीं ना कहीं ये दिल्ली को जीते और दिल्ली पर राज करे, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह कहलाए। इन्हें लगता था कि गोपिका बाई को लगता था कि जब 1761 का युद्ध होगा और सदाशिवराव भाऊ दिल्ली को जीत लेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पेशवा का दावेदार बन जाए। वो क्या हो जाए? पेशवा का दावेदार बन जाए। ऐसा ना, उन्हें लगता था कि ऐसा ना हो कि वो कहीं कह दे कि हम पेशवा बनेंगे, क्योंकि उन्हें रघुनाथ राव से वैसे ही डर लगता। तो उन्हें लगा कि अगर वो खुद पेशवा अगर बनने लगा तो सदाशिवराव भाऊ अगर खुद पे पेशवा बनना चाहा तो दिक्कत होगी। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे को फोर्स करके, बहुत बालाजी बाजीराव को, और अपने बेटे को क्या बनाया? तो लीडर बनाया, सैनिक कमांडर यानी सेनापति। उनके नेतृत्व में सारी सेनाएं गई। लेकिन फाइनली
विश्वासराव युद्ध में मार दिए गए। विश्वासराव भी युद्ध में मार दिए गए और सदाशिवराव भाऊ भी युद्ध में मार दिए गए। बाजीराव के का एक पुत्र जो मस्तानी से पैदा हुआ था, शमशेर बहादुर, वो भी इस युद्ध में लगभग मार दिया गया। वैसे युद्ध में वो नहीं मरा, लेकिन इतना घायल हो चुका था कि कुछ महीने बाद वो उन्हीं चोटों के कारण मर गया। तो बहुत सारे लोग इस युद्ध में मारे गए। कुछ लोग ऐसे थे जो भागे भी युद्ध से, जो भाग आए, जिन्होंने बाद में बहुत ज्यादा अपना योगदान भी दिया मराठा साम्राज्य में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन लोग थे जो भागे थे। आगे बढ़ते हैं। तो बालाजी बाजीराव का शासनकाल खत्म हुआ और 1761 में कहीं न कहीं उसी पानीपत के युद्ध के कारण ही, जो पानीपत का युद्ध हुआ उसके कारण ही कहीं न कहीं बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। क्योंकि पानीपत का युद्ध जो था, तो कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि महाराष्ट्र का ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर जिस घर का कोई एक व्यक्ति मरा ना हो इस युद्ध में। चाहे वो दर्शनार्थी के रूप में मरा हो, चाहे वो सैनिक के रूप में मरा हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो मरा है जरूर। तो कहीं ना कहीं इस बड़ी ट्रेजेडी की वजह से ही बाजीराव की क्या हो गई, बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है, ये मर जाते हैं। और इनके बाद राजा कौन बनेगा? क्यों? अब आप सोच रहे हैं क्यों राजा क्यों बनेगा? इनके तो 3 पुत्र हैं, विश्वासराव, माधवराव, नारायण राव। तो विश्वासराव तो मर गया और माधवराव, नारायण राव जो हैं वो क्या है, अल्प वयस्क, यानी छोटे हैं, अभी 18 साल नहीं है उनका। तो बालाजी बाजीराव जब मरने लगे तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया। उनके भाई कौन है? बाजीराव के 2 बच्चे, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव। ठीक। तो जब मरने लगे बालाजी बाजीराव तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया और रघुनाथ राव को, और रघुनाथ राव से कहा कि देखिए, मेरे मरने के बाद मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो बच्चा है माधवराव, इसको आप पेशवा बनाइएगा, लेकिन जब तक ये वयस्क नहीं हो जाता तब तक नियंत्रण अपने हाथों में। चलिए, बात डन हुई। बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई और पूरा जो पेशवा का पद था वो माधवराव को दिया गया, लेकिन जो नियंत्रण था वो किसके हाथों में रहा? तो रघुनाथ राव के हाथों में। ठीक। हमने बताया था आपको कि रघुनाथ राव क्या बनना चाहते थे, पेशवा बनना चाहते थे। और हमने ये भी बताया था कि रघुनाथ राव ऊपर उत्तर भारत में लड़ने का इन्हें बहुत अच्छा अनुभव था, ये अच्छे लड़ाका भी थे, इसमें कोई शक नहीं, अच्छे दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। इनको इनको लगता क्या था, पूरे मराठा को लगता था कि बढ़िया लड़ाके हैं, बढ़िया अच्छे राजनेता हैं, अच्छे सेनापति हैं, और सच में थे भी वो, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा काफी बड़ी थी, वो चाहते थे कि वो पेशवा बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माधवराव को इन्होंने, रघुनाथ राव ने माधवराव को पेशवा तो बना दिया और पूरी ताकत जो है अपने हाथों में रख ली, और धीरे धीरे मराठाओं का जो सबसे ऊंचा ऊंचा पद था उस पर अपने लोगों को क्या करने लगे, नियुक्त करने लगे। ठीक। तो ये बात जब गोपिका बाई को पता चली, गोपिका बाई कौन? बालाजी बाजीराव की पत्नी, या यूं कहे तो माधवराव की मां, या यूं कहे तो नारायण राव की भी मां, या यूं कहे तो विश्वास राव की मां, तीनों की मां गोपिका बाई। ठीक। तो गोपिका बाई ने कहा कि नहीं, ये तो सही नहीं है रघुनाथ राव जी, ये सही नहीं है कि सारे जो पद हैं उस पर आप ही अपने लोगों को नियुक्त करते जा रहे हैं। तो ऐसे तो ऐसा एक दिन आएगा कि आप राजा को हटा करके खुद पेशवा बन जाए। तो अब जब उन्होंने ऐसी बातें कही तो रघुनाथ राव में और गोपिका बाई में कहीं न कहीं अनबन होने लगी और पूरे साम्राज्य में अनबन का एक केंद्र बिंदु बन गया। ठीक। तो अब रघुनाथ राव ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं तो मैं त्याग पत्र देता हूं। मैं क्या देता हूं? त्याग पत्र देता हूं। मेरे सारे कर्मचारी त्याग पत्र देते, आप अपना राज्य अपने से चला लीजिएगा। अब रघुनाथ राव को लगता था कि अगर मैं त्याग पत्र दे दूंगा तो छोटा सा बच्चा माधवराव ये ऐसा चला नहीं पाएगा, या गोपिका बाई चला नहीं पाएंगी राज्य को, तो कहीं ना कहीं लौट के मेरे पास आना पड़ेगा। तो इन्होंने त्याग पत्र दिया, लेकिन जो बालाजी बाजीराव हैं, अरे सॉरी, जो माधवराव हैं या गोपिका बाई हैं, उन्होंने दूसरे लोगों को नियुक्त कर लिया। तो अब बात युद्ध पे आ गई, यानी रघुनाथ राव ने अलग सेना बना ली, गोपिका बाई ने अलग सेना बनाई, 2 गुट बन गए दरबार में। अब युद्ध हुआ, फाइनली युद्ध हुआ। और आश्चर्य होगा आपको जानकर कि यही जो युद्ध हुआ, यानी गोपिका बाई और रघुनाथ राव में जो युद्ध हुआ, उसमें रघुनाथ राव जीत गए और रघुनाथ राव ने माधवराव को बंदी बना लिया, या यूं कहें तो नजरबंद कर दिया।
लेकिन उसी समय एक और अच्छी बात या बुरी बात जो कह लीजिए होता है कि जो दक्षिण के निजाम हैं हैदराबाद के, वो आक्रमण कर देते हैं और उस समय मराठे चारों तरफ छिन्न भिन्न की अवस्था में। अब निजाम कहते हैं कि मराठा साम्राज्य मेरे अनुसार चलेगा और इस बात पे सारे मराठा क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं माधवराव के अंडर में रघुनाथ राव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और माधवराव के अंडर में युद्ध होता है और कहीं ना कहीं निजाम को हरा दिया जाता है। अब निजाम के हार जाने के बाद जो माधवराव है वो हीरो बन जाते हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में ऐसा सब कुछ हुआ। तो माधवराव फिर से क्या हो गए, हीरो बन गए। रघुनाथ राव उनके साथ कार्य कर रहे हैं लेकिन रघुनाथ राव को सही तो लगा नहीं, तो रघुनाथ राव फिर से विद्रोह करते हैं और माधवराव इस विद्रोह को दबा देते हैं और रघुनाथ राव को क्या बना देते हैं, बंदी। ठीक। अब लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर है, इतिहास यही रुकता नहीं है। अब देखिए, हमने बताया था कि बालाजी बाजीराव के समय 1761 का युद्ध होता है और उस युद्ध में क्या हो रहा है, 1761 में जो युद्ध हो रहा है उसमें मराठा साम्राज्य छीन हो जा रहा है। तो अब देखिए 1761 में पानीपत का युद्ध हो रहा है, मराठा साम्राज्य कमजोर हो रहा है और 1764 में बक्सर का युद्ध हो रहा है। 1764 में कौन सा युद्ध हो रहा है, बक्सर का युद्ध हो रहा है। बक्सर का युद्ध माने यानी कि बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह तीनों लोग संयुक्त सेना मिला करके लड़ रहे हैं, किससे, अंग्रेज से, और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे हैं हेक्टर मुनरो। और फाइनली अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीत जा रहे हैं। प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद जो 1757 में हुआ था, उसे जीतने के बाद मात्र अंग्रेजों ने पैर जमाया था, भारत में पैर रखा था। लेकिन बक्सर का युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेज पूरी तरह से भारत में बैठ गए, अब उनको निकालने वाला कोई नहीं रहा। ये कंफर्म हो गया कि अब हम नहीं हटने वाले। ठीक, तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में और जो बादशाह हैं, मुगल बादशाह, कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसमें मुगल बादशाह कौन है, उनके बारे में बहुत सारा बताए हैं। उनकी आंखें निकाली गई, उनको कई बार अंधा किया गया, कई बार क्या, एक बार अंधा किया गया, फिर मराठे अंधे बादशाह को बैठा देते हैं। बहुत सारी कहानियां उनके बारे में, बहुत ट्रेजेडी वाले बादशाह है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा नाम, और उन पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो 1764 का युद्ध हुआ बक्सर का, बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुई जो 1765 में हुई, उस संधि को इलाहाबाद की संधि कहते हैं। और उसके बाद बादशाह को, इलाहाबाद के बादशाह, दिल्ली के बादशाह को बंदी बना करके एक तरह से रख दिया। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, माधवराव के शासनकाल में यानी 1761 से लेकर, जब आपने देखा माधवराव तो 2 साल लगभग अपने ही गृह युद्ध में, उत्तराधिकार के युद्ध में फंसे रहे, अपने ही चाचा ओचा से युद्ध कर रहे हैं। ठीक, तो 1761 में गद्दी तो पा गए और 1761 से 1772 के बीच में इन्होंने मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त कर ली, यानी दिल्ली को फिर से जीत लिया। और जो दिल्ली के बादशाह हैं उनको फिर से बादशाह बना दिया गया 1771 में, फिर से बादशाह बना दिया गया। ठीक, अब ये बादशाह कब तक रहेंगे, बीच में उन्हें हटाया जाएगा, रोहिल्ला सरदार जो है वो आएगा, आक्रमण करेगा, हटाएगा, लेकिन फिर से मराठा आक्रमण करेंगे उस पर, उस रोहिल्ला सरदार पर आक्रमण करके उसको फिर से मार के फिर से बादशाह को गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। और अब कब तक बादशाह बैठे रहेंगे गद्दी पर, तो ध्यान रखिएगा यही 1803 तक, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तक, जब तक फिर से अंग्रेज द्वितीय युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध शुरू करके दिल्ली को जीत नहीं लेते। तो ध्यान दीजिए, इतिहास की सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो पीछे के चैप्टरों को इंक्लूड करने का मतलब यही है ताकि इस कड़ी से आप उस कड़ी को जोड़ पाए। तो 1761 में पानीपत का युद्ध, मराठा कमजोर, जिसकी वजह से 1764 में बक्सर का युद्ध, दिल्ली के बादशाह को बंदी बना लिया गया, अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा, और 1771 में फिर से माधवराव के नेतृत्व में, माधवराव के पेशवा शासनकाल में दिल्ली को फिर से जीत लिया गया और मुगल बादशाह को फिर से उनका पद दे दिया गया 1771। और 1803 में
जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो फिर से दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में और मुगलिया बादशाह को फिर से कठपुतली शासक बना दिया गया और 1806 में उस बादशाह की मृत्यु हो जाती है। नाम बताइए। आगे बढ़ते हैं 1772 में। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि माधवराव की जो मृत्यु थी ये पानीपत के युद्ध से ज्यादा भयावह थी। माधवराव की जो मृत्यु थी ये पानीपत के युद्ध से ज्यादा भयावह थी, क्योंकि मराठों ने कहीं ना कहीं अपना खोया हुआ साम्राज्य फिर से प्राप्त कर लिया, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त कर ली थी। नीचे निजाम को हरा दिया था, हैदर अली को हरा दिया था, ऊपर अंग्रेजों को हरा दिया था। तो फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा माधवराव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने क्या कर ली, अरे मराठों ने क्या कर ली, प्राप्त कर ली थी। और माधवराव का मरना एक फिर से बहुत दुखद घटना थी। तो ये कहीं ना कहीं पानीपत के युद्ध से ज्यादा घातक। और माधवराव की मृत्यु कैसे हो जाती, तो टीबी से 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। माधवराव की मृत्यु के बाद फिर से रघुनाथ राव गद्दी पर बैठना चाहते थे। अब ध्यान दीजिए, माधवराव मरने वाले हैं और फिर से अपने चचा को बुलाते हैं, चचा आइए। रघुनाथ राव जाते हैं, कहते हाँ बताइए बताइए। कहा कि चचा देखिए मैं तो लगभग मरने वाला हूं, क्योंकि बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, इनको टीबी हुई है, खांस रहे हैं, बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है, इतने कष्ट में है कि चिल्ला चिल्ला कर अपने सेवकों से कह रहे हैं कि मुझे मार दो, मुझे अभी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोचिए इतने कष्ट में है कौन, माधवराव। लास्ट में जो शासन व्यवस्था है वो गणपति मंदिर से चलती है, क्योंकि ये कहते हैं मुझे अपने इष्ट देव के मंदिर में रहना है, तो मुझे वहीं पर व्यवस्था करें। तो 4-5 जो प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी वो मंदिर में शिफ्ट करी जाती है और वहीं से पूरा प्रशासन चलता है मराठों का। तो माधवराव जब मरने वाले हैं तो फिर से बुलाते हैं अपने चचा रघुनाथ राव के, चचा आइए। चचा जाते हैं, कहते हैं देखिए हम मर रहे हैं, तो मेरा जो छोटा भाई है, मेरा तो कोई लड़का है नहीं चचा, इनका कोई लड़का नहीं, माधवराव का कोई लड़का नहीं है। कहते हैं मेरा कोई लड़का नहीं है, रघुनाथ राव से कहते हैं मेरा कोई लड़का नहीं है, तो मेरा जो भाई है नारायण राव वो पेशवा बना दिया जा रहा है, लेकिन आप वचन दीजिए कि उसकी रक्षा करेंगे, उसको हर कार्य करने में उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि आप जैसा अनुभवी कोई अभी इस साम्राज्य में नहीं। तो नारायण राव मरते हुए माधवराव को वचन देते हैं कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, हम नारायण राव को पूरा सहयोग करेंगे। माधवराव से रघुनाथ राव कहते हैं और माधवराव की मृत्यु हो जाती है 1772 में। अब माधवराव की मृत्यु हो गई, माधवराव मर गए और उनके भाई नारायण राव, हमने बताया था बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र थे। विश्वास राव 1761 में मर गए, माधवराव 1772 में मर गए, नारायण राव गद्दी पर बैठ गए 1772 में। लेकिन इस बार रघुनाथ राव चुप नहीं रहते और 7 से 8 महीने के अंदर अंदर नारायण राव को मरवा दिया जाता है। ठीक, नारायण राव को क्या किया जाता है, मरवा दिया जाता है। 17-18 साल का बालक है और कुछ लोग उसे मारने के लिए आते हैं शनिवारवाड़ा में। शनिवारवाड़ा एक बिल्डिंग का नाम है, एक महल का नाम है जो कि पुणे में स्थित है, जहां से पेशवाओं का सारा कार्य चलता था, या राजभवन कह लीजिए उसको। तो जब कुछ लोग मारने के लिए शनिवारवाड़े में आते हैं नारायण राव के कमरे में, तो नारायण राव भागता हुआ चिल्लाता हुआ अपने चचा कमरे में जाता है। चचा, रघुनाथ राव कमरे में जाता है, चचा चचा कह के बोलता है, कहता है उठिए उठिए उठिए, बचाइए बचाइए बचाइए, देखिए लोग मुझे मार रहे हैं। क्योंकि वो जानता है कि रघुनाथ राव जो है सबसे ताकतवर व्यक्ति है, अच्छे योद्धा है। लेकिन रघुनाथ राव वहां कुछ नहीं करते, रघुनाथ राव उसको नहीं बचाते और रघुनाथ राव के सामने ही नारायण राव को मार दिया जाता है। और अब शासक कौन बन गया, रघुनाथ राव, यानी पेशवा आप कौन बन गया। 1772 से 1773 तक नारायण राव शासन किया और उसके बाद रघुनाथ राव क्या बन गया, पेशवा बन गया। अब आप सोच रहे हैं कि क्या नारायण राव की कोई पुत्र नहीं था, तो नहीं, उस समय तक नारायण राव की मृत्यु के समय तक कोई पुत्र नहीं था। और यही बात रघुनाथ राव भी जानते थे कि अब कोई पुत्र नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। माधवराव को कोई पुत्र था ही नहीं, बालाजी बाजीराव के सारे पुत्र मर गए, बाजीराव के सारे पुत्र मर गए, तो अब बचा कौन, नारायण राव। तो नारायण राव का कोई पुत्र हुआ ही नहीं है, तो पेशवा कौन बनेगा, रघुनाथ राव बनेगा, कोई विद्रोह भी नहीं करेगा। लेकिन अब इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। तो इतिहास में क्या घटना हो गई, जब नारायण राव मरे तब लोगों को यह पता चला कि नारायण राव की जो पत्नी है, ठीक है, नारायण राव की जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है, यानी वो गर्भवती है।
और उनको बच्चा होने वाला है। अब बस लोग ये इंतजार कर रहे थे कि पुत्र हो जाए, और ज्यों ही पुत्र होता है, यानी नारायण राव को ज्यों ही पुत्र हो जाता है, सारे मराठा सरदार एक तरफ हो जाते हैं और रघुनाथ राव पर मृत्यु का यानी हत्या का मुकदमा चलता है और रघुनाथ राव को मृत्यु दंड दिया जाता है। किसकी हत्या के लिए? नारायण राव की हत्या के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है। अब रघुनाथ राव यहाँ से भाग जाते हैं। रघुनाथ राव 1773 से 1774 तक शासन करते हैं, पेशवा रहते हैं। अब रघुनाथ राव यहाँ से भाग जाते हैं, तो अब पेशवा कौन बनेगा? अभी तो आपने बताया आपको कि नारायण राव का एक पुत्र हुआ है, वही पेशवा बनेगा। तो पुत्र, हाँ, 1774 का समय है जब नारायण राव को पुत्र होता है, जिसका नाम क्या रखा गया? माधवराव द्वितीय। ठीक है, क्या रखा गया? माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय पेशवा बनते हैं। तो मात्र 74 का बालक है, 74 में जन्म हुआ। अब देखिए 74 में ही उसे पेशवा बना दिया गया। मात्र 40 दिन के बालक को पेशवा बना दिया गया। किसने बना दिया पेशवा? तो जब नारायण राव की मृत्यु होती है तो कुछ मराठा सरदार मिलकर एक 12 भाई परिषद का निर्माण करते हैं। 12 भाई परिषद क्या है? 12 लोग महत्वपूर्ण सरदार, मराठों के विश्वसनीय सरदार, जो नाना फडणवीस के विश्वसनीय लोग हैं, उनको रखा गया है और वो मिलकर 12 भाई परिषद बनाते हैं और वही लोग मिलकर के माधवराव द्वितीय को बना देते हैं क्या? पेशवा। लेकिन आपको याद होगा कि जब छोटा बालक पेशवा बनता है या उसे कोई ताकत दी जाती है या कोई पद दिया जाता है तो उसका एक संरक्षक होता है, पूरा कार्य वो संरक्षक ही करता है, वो बालक तो बस कठपुतली होता है। याद करिए, याद होगा आपको मुगल सल्तनत में कौन ऐसा बादशाह था जो बस छोटा सा बच्चा था, उसे राजा बनाया गया और पूरा शासन कोई दूसरा कर रहा था? तो अकबर, याद है आपको। या फिर मराठा काल में ही आ जाइए तो शिवाजी द्वितीय, पूरा एक छोटा सा बच्चा 4 साल का मात्र पेशवा बनाया गया था और पूरा कार्य कौन कर रहा था? तो इनकी मां कर रही थी। ठीक, उसी प्रकार अकबर जब राजा बनाया गया तो उसका पूरा जो कार्य था वो कौन देख रहा था? तो बैरम खान देख रहा था, उसका संरक्षक। ठीक, तो यहां पर भी वही हुआ। माधवराव द्वितीय पेशवा बना दिया गया, जो मात्र 40 दिन का बालक है, लेकिन पूरा सत्ता कौन देख रहा है? पूरा शासन कौन चला रहा है? तो मराठों के मैकियावेली कहे जाने वाले नाना फडणवीस, ये क्या चला रहे हैं? पूरा शासन चला रहे हैं। अब ध्यान होगा रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव को अभी भी बनना है पेशवा। ध्यान दीजिएगा, बाजीराव, बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद प्रयास किया, उसने नहीं बना। माधवराव की मृत्यु के बाद प्रयास किया, उसने नहीं बना। नारायण राव की मृत्यु के बाद फिर प्रयास किया, उसने थोड़े समय के लिए बन गया। तो अब फिर से वो चाहता है कि भाई पेशवा हम बने, लेकिन अभी सारा मराठा साम्राज्य उसके खिलाफ है, तो कैसे बनेगा? तो जो रघुनाथ राव है वो चला गया अंग्रेजों के पास। ध्यान दीजिएगा, माधवराव द्वितीय इस समय पेशवा हैं, ठीक है, और रघुनाथ राव कहाँ चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए। और अब आपको याद होगा कि 1775 समय, 1775 जब एक संधि होती है, ठीक, 1775 में एक संधि होती है और इस संधि का नाम क्या है? तो इस संधि का नाम है सूरत की संधि। ठीक, तो बंबई प्रेसिडेंसी के पास चले गए कौन? रघुनाथ राव। आइए समझते हैं इसको। ठीक, कहाँ चले गए? जो रघुनाथ राव हैं वो चले गए बंबई। ये जो जगह दिख रही है ये बंबई। बंबई एक द्वीप पर बसा हुआ शहर है। जब ये शुरू था प्रारंभिक अवस्था में तो यहाँ कुछ मछुआरे रहते थे। आज जैसी कोई भव्य सिटी, बड़ा शहर नहीं हुआ करता, ठीक है। तो ये बंबई चली गए। बंबई चले क्यों चले गए? क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों का एक गढ़ था, बंबई प्रेसिडेंसी। तो रघुनाथ राव बंबई चल गए और बंबई में अंग्रेजों से उन्होंने समझौता कर दिया। क्या समझौता किया? कि उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हमें किसी प्रकार से पेशवा बनना है। कौन बोले? रघुनाथ राव। किससे बोल रहे हैं? अंग्रेजों से बोल रहे हैं। हमें किसी भी तरह से पेशवा बनना है और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? और मैं चाहता हूं कि अंग्रेज मेरी मदद करें, और अंग्रेज तो यही चाहते ही थे।
अंग्रेजों का कार्य ही था कि दूसरे के मुद्दों में अपना पैर घुसाना और कहीं न कहीं दोनों को हरा करके अपनी सत्ता वहां स्थापित करना। ये अंग्रेजों का पहले से ही प्लान था। तब तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप को पेशवा बनना है, एकदम ठीक है, हम आपको पेशवा बनाएंगे, बस हमारी कुछ शर्तें हैं। मैंने कहा क्या शर्त है? कहा कि शर्त बस एक है कि आप एक संधि कर लीजिए, एक लिखित बात हो जाए, मेरे आपके बीच क्या हो जाए, एक लिखित बात हो जाए कि संधि में मुझे आपको क्या देना है, आपको मुझे क्या देना है, दोनों एक संधि हो जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो रघुनाथ राव और बंबई प्रेसिडेंसी के बीच एक संधि होती है। कब संधि होती है? 1775। कब होती है? समय है 1775। समय कब है? 1775 में एक संधि हो गई। चलिए, संधि, अब इस संधि में क्या हुआ, सूरत की संधि में क्या हुआ? तो सूरत की संधि में फाइनली ये हुआ कि अंग्रेज जो पेशवा हैं रघुनाथ राव, इनको गद्दी पर बैठाएंगे, इनको पेशवा बनाएंगे। रघुनाथ राव को क्या बनाएंगे? पेशवा बनाएंगे। और इनको पुणे वाला साम्राज्य दिलाएंगे, इनको एक निश्चित सेना दी जाएगी, लेकिन उस सेना का जो खर्चा है वो रघुनाथ राव खुद उठाएंगे। ठीक, चलिए, ये भी बात हो गई। लेकिन एक बात और हुई। वो क्या हुई? उन्होंने कहा कि अगर जब ये पेशवा बनेंगे, कौन? रघुनाथ राव पेशवा बनेंगे, तो जो क्षेत्र है बेसिन वाला, सालसेट वाला, वो क्षेत्र अंग्रेजों को क्या कर दिया जाएगा? दे दिया जाएगा। अंग्रेजों क्या कर देंगे? दे देंगे। चले ठीक है, कोई बात, दे देंगे। सारी चीजें हो गई। अब बंबई प्रेसिडेंसी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। बंबई प्रेसिडेंसी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण कर दिया? तो पुणे पर आक्रमण कर दिया। बंबई प्रेसिडेंसी यानी अंग्रेजों ने पुणे पर आक्रमण कर दिया। तो पहले आपको यह जानना होगा कि ये मैप में बंबई कहाँ है और पुणे कहाँ है। तो ये देखिए, ये जो राज्य दिख रहा है, ये वाला, ये महाराष्ट्र है। ये क्या है? महाराष्ट्र है। और इसी महाराष्ट्र में वर्तमान में ये देखिए, ये मुंबई, ये मुंबई, ठीक है, दिख रहा है। और इसी के जस्ट हल्का पूरब की तरफ, पूरब और दक्षिण की तरफ, ये वाला जो इलाका है, ये पुणे है। ये क्या है? पुणे है। और ये क्या है? मुंबई है। तो मुंबई ने क्या किया? मुंबई से अंग्रेजों ने पुणे पर हमला कर दिया, क्योंकि पुणे, हमने बताया था कि पुणे जो है मुख्य केंद्र है। जैसे आज दिल्ली जो है भारत का मुख्य केंद्र है, उस समय पुणे जो था वो मराठों का मुख्य केंद्र। ठीक, तो जब हमने भूगोल पढ़ा था तो एक बात हमने बताया था, जब भूगोल में हमने भारतीय पहाड़ियां पढ़ी थी तो हमने बताया था कि उत्तर से दक्षिण की तरफ विकसित भारत की जो सबसे लंबी पहाड़ी है उसे पश्चिमी घाट की पहाड़ियां कहते हैं। क्या? उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत की सबसे लंबी विस्तृत पहाड़ी जो है वो कौन सी पहाड़ी है? पश्चिमी घाट की पहाड़ी। तो वो पश्चिमी घाट की पहाड़ी कहाँ है? तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी ये मुंबई और पुणे के बीच में ऐसे गुजरती है। ठीक है, बस हमने ऐसे बना दिया है, ध्यान रखिए, बहुत पहाड़ी वाला इलाका है, ये पूरा इलाका बहुत जंगल वाला इलाका है। ठीक है, तो अब जब शुरुआती सालों में अंग्रेजी सेनाएं लड़ रही थी, आ रही थी,
तो उनको ऊपर चढ़ना था, नीचे उतरना था, यानी जंगलों का सामना करना था, दलदलों का सामना करना था, पानी का सामना करना है, बरसात का सामना करना है, पहाड़ का सामना करना है, खाई का सामना करना है। और ये जो इलाके हैं इसमें लड़ने में महारत हासिल कौन किया हुआ है? तो मराठे। तो शुरुआती सालों में अंग्रेजों को बहुत दिक्कत होती है। क्या होती है? बहुत दिक्कत। चलिए, हमने बताया कि 1775 में कौन सी संधि हुई थी? सूरत। कौन संधि हुई थी? सूरत। सूरत की संधि हुई थी। अब ये बात पता चली, किसको पता चली? तो ये बात पता चली कलकत्ता के गवर्नर जनरल को, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को ये बात पता चली। ठीक। तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि भाई बंगाल के गवर्नर जनरल हम हैं, कंपनी ने पूरी पावर हमको दी है, और तुम लोग कौन होते हो बंबई वालों कि अपने से संधि कर लिए और अपने से युद्ध का आवाहन कर दिए? तुम कौन होते हो? हाँ? उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो? मतलब तुम तो कोई बताओगे ना कि तुम भाई हम ये हैं जो हमने ये पूरा कार्य कर दिया। कि बम्बई वाला तुम कौन होते हो कि तुमने आक्रमण कर दिया पुणे पर? तुमने क्यों किया? और चलो मैंने आक्रमण किया भी, तो क्या एक बार भी तुमने मुझसे पूछा कि तुरंत जो है आक्रमण रोको और तुरंत ये संधि खत्म करो, सूरत की संधि तुरंत खत्म करो? ठीक। किसने कहा? बंगाल के गवर्नर जनरल ने। तो बंगाल के गवर्नर जनरल ने तुरंत एक सूचना, एक अपना दूत भेजा। कहाँ दूत भेजा? बंगाल के गवर्नर जनरल ने एक दूत भेजा तुरंत के तुरंत। कहां पर? तो पुणे में। कहां भेजा? पुणे में। ठीक। किसके पास? नाना फडणवीस के पास। ठीक। नाना फडणवीस के पास एक दूत आया। कब की घटना है ये? 1776। नाना फडणवीस के पास एक दूत आया और दूत ने कहा कि देखिए भाई साहब, चलिए बंबई ने हमला कर दिया, इसकी वजह से हम बहुत दुखी हैं, लेकिन ये जो युद्ध है इसे क्या कर दीजिए? रोक दीजिए। इसे युद्ध को क्या कर दीजिए? रोक दीजिए। चलिए, सत्रह सौ छिहत्तर में 1775 में सूरत की संधि अंग्रेजों के साथ हुई। किसकी? रघुनाथ राव की अंग्रेजों के साथ संधि हुई और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। 1776 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को रोक दिया गया क्योंकि वारेन हेस्टिंग ने संधि कर ली नाना फडणवीस के साथ 1776 में, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। और कहा गया कि सूरत की संधि को खत्म करते हैं। और पुरंदर की संधि में क्या कहा गया? पुरंदर की संधि में कहा गया कि देखिए, अंग्रेज मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि मराठे जो हैं वो सालसेट और बेसिन अंग्रेजों को दे देंगे, प्लस वो रघुनाथ राव को एक निश्चित पेंशन देंगे और रघुनाथ राव सूरत में रहेंगे। रघुनाथ राव अपनी हिस्सेदारी पेशवाई पद में नहीं मांगेंगे और मराठे किसी विदेशी ताकत से, अंग्रेजों को छोड़कर किसी दूसरे विदेशी ताकत से कोई भी संधि, कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। कब हुई? 1776 में। चलिए, तो आपको ये लगता होगा कि फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध रुक गया? नहीं। 1777 में फिर
कहानी में ट्विस्ट आता है। 1777 में क्या हुआ, नाना फडणवीस ने कोंकण तट की भूमि, कोंकण तट यानी भारत में यहां से लेकर के यहां तक की भूमि जो है, आप देख रहे हैं कि समुद्र से टच करती है, समुद्र से लगी हुई, और कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी भूमि समुद्र से क्या करती है, लगती है। सबसे लंबा तटवर्ती राज्य गुजरात है, सबसे छोटा तटवर्ती राज्य गोवा है, दक्षिण भारत का सबसे लंबा तटवर्ती राज्य आंध्रा है, दक्षिण भारत का सबसे छोटा तटवर्ती राज्य गोवा है, और हर तट का, हर स्टेट के अलग अलग तट का अलग अलग नाम है। तो महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक का ये जो तट है, इसका नाम है कोंकण तट। तो इसी कोंकण तट पर बहुत सारी जो भूमि थी वो फ्रांसीसियों को यानी फ्रेंच को दे दी नाना फडणवीस ने 1777 में। अब जब नाना फडणवीस को ये भूमि दे दी तो वारेन हेस्टिंग को ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ गद्दारी हुई है, या उन्हें ये लगा कि पुरंदर की संधि क्या कर दी गई है, तोड़ दी गई है। तो वारेन हेस्टिंग को गुस्सा आया। वारेन हेस्टिंग ने मुंबई पत्र लिखा और कहा कि सुनिए, आप जितनी शक्ति से मन करे उतनी शक्ति से आप मराठों पर आक्रमण करिए, मेरी तरफ से खुली छूट है। हमने आपको रोक दिया था, आपका तो बहुत मन था ही कि आप आक्रमण करते, तो जाइए अपने रघुनाथ राव की मदद करिए और मराठों पर आक्रमण करिए। कौन कहता है? बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले वायसराय कौन थे। क्रम से लिख के बताएगा। बहुत सारे वीडियो में हम बता चुके हैं, इसलिए फिर से उसी बात को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, तो अब असली युद्ध जो हुआ, यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो असली में युद्ध हुआ, वो 1777 में हो गया। क्या हो गया? 1777 में युद्ध हुआ, खूब जोरदार युद्ध हुआ। ठीक, लेकिन फिर एक कहानी में ट्विस्ट आता है। 1777 में लालगांव के युद्ध में, 1777 में लालगांव के युद्ध में अंग्रेज बहुत बुरी तरह, यानी मुंबई प्रेसिडेंसी बहुत बुरी तरह हार जाती है। किससे? तो मराठों से। अब मराठों से हार गई कौन? मुंबई प्रेसिडेंसी। तो मुंबई प्रेसिडेंसी ने एक संधि की। कब संधि की? 1779 में। कौन सी संधि थी? वाडगांव। कौन सी संधि थी? वाडगांव की संधि। कब? 1779 में वाडगांव की संधि हुई मुंबई प्रेसिडेंसी और मराठों के बीच। लेकिन जो ये वाडगांव की संधि थी, ये कब हुई? लालगांव का युद्ध हारने के बाद हुई। अंग्रेज हार गए। जो वारेन हेस्टिंग थे, इन्होंने खुली छूट दे दी मुंबई को कि जाइए आक्रमण करिए आप मराठों पर, और इन्होंने आक्रमण किया। लेकिन वो जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं मराठों का अपना क्षेत्र था, उसमें हराना मराठों को कठिन था। और हमने बताया था उस समय नाना फडणवीस जैसे लोग हैं, महादजी सिंधिया जैसे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कठिन था मराठों को हराना। तो हार गए, अंग्रेज हार गए, बुरी तरह हार गए। और एक संधि हुई, वाडगांव की संधि। वाडगांव की संधि हुई और ये अंग्रेजों के लिए बड़ी बुरी संधि थी। क्यों बुरी संधि? इसलिए थी क्योंकि इसमें सालसेट बेसिन का क्षेत्र अंग्रेजों ने मराठों को देना स्वीकार कर लिया। 1773 के बाद अंग्रेजों ने जो भी भूमि मराठों की जीती थी वो सब देना स्वीकार कर लिया। वो रघुनाथ राव का साथ न देना स्वीकार कर लिया। रघुनाथ राव को कोई पेंशन भी मराठों को नहीं देना, ये भी स्वीकार कर लिया। पुणे पर वो कब्जा नहीं करेंगे, ये भी स्वीकार कर लिया। बंगाल की मदद नहीं लेंगे, ये भी स्वीकार कर लिया। बहुत सारी चीजें, यानी कि बहुत बुरी संधि थी अंग्रेजों की। अब फिर ये संधि के बारे में पता चलता है किसको? वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग को फिर लगता है कि अरे भाई, बंगाल का गवर्नर जनरल मैं हूं
और मुझसे कोई पूछता क्यों नहीं? जब मन कर रहा है मुंबई वालों तो कोई भी समझौता कर रहे हो, इससे पहले तुम सूरत का समझौता कर लिए और अब तुम बाड़गांव का समझौता कर लिए। तुम सारी चीजें अपने मन से कर ले रहे हो, हमसे पूछ नहीं रहे हो। अब माध्यम ये भी था, कारण ये भी था कि उस समय कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मुश्किल था, कठिन था। अब मुंबई से देखिए यहाँ पर नक्शा, यहाँ से एक आदमी आता बंगाल, यहाँ कोलकाता में, यहाँ पर इतना दूर, यानी पूरे भारत को काटता हुआ कलकत्ता आता तब नहीं इनसे कुछ बताता। अब कोई यहाँ पे युद्ध हारा हुआ है, उससे संधि करनी है तो पहले आकर यहाँ पूछेगा, फिर जाएगा, फिर संधि करेगा, संभव ही नहीं है। तो फाइनली वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, जब उन्हें पता चला कि मुंबई बहुत बुरी तरह हार चुका है तो उन्हें 3 जनरलों के नेतृत्व में 3 सेनाएं भेजी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो जनरलों का नाम क्या था और उन जनरलों ने कौन कौन सा एरिया जीता था, क्योंकि लगभग 4-5 वीडियो में हम लगातार लाइन से बताए हैं, सिर्फ इसीलिए कि याद हो जाए। तो कलकत्ता से क्या भेजी गई, 3 जनरलों के नेतृत्व में 3 बड़ी सेनाएं मुंबई की सहायता के लिए भेजी गई। अब वो जनरल जब आए तो लगातार जगहों को क्या करने लगे, जीतने लगे, और लगातार मराठे क्या होने लगे, हारने लगे। ग्वालियर उनके हाथ से चला गया, सिंधिया बहुत बुरी तरह हार गए। अब मराठे लगातार हारने लगे। अब जब मराठे लगातार हारने लगे तो मराठों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो टीपू सुल्तान हैं उनसे मदद ली जाए, जो निजाम हैं उनसे मदद ली जाए, तब हो सकता है हम जीत जाए। अब जब अंग्रेजों को पता चला कि मराठे कहीं न कहीं टीपू से और निजाम से मदद लेने के लिए सोच रहे हैं तो अंग्रेज भयभीत हुए। क्यों क्यों भयभीत हुए? भयभीत इसलिए हुए कि उन्हें लगा कि भाई ये मराठे अकेले हम पे भारी हो रहे हैं, और अगर ये तीनों जुड़ गए, टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा, निजाम, जो सोचिए पूरा मराठा साम्राज्य कब्जा में है लेकिन निजाम का एरिया छूटा हुआ था मराठों से, यानी कहीं ना कहीं रणनीति निजामों की अच्छी रही होगी तभी तो। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर तीनों मिल गए तो फिर जो क्षेत्र हम जीत चुके हैं वो भी हम क्या होंगे, हार जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे, और फिर से हमें कोई ना कोई एक क्या करनी पड़ेगी, एक बहुत ही बुरी संधि करनी पड़ेगी। तो फिर से एक संधि होती है जिसे सालगांव की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, सालगांव की संधि। कब, 1782। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1775 में क्या हुआ, शुरू हुआ सूरत की संधि के साथ। ठीक, 1776 में पुरंदर की संधि के साथ रुका, 1777 में फिर से शुरू हो गया, 1779 में वाडगांव की संधि के साथ रुक गया, 1779 में फिर से शुरू हो गया, और 1782 में सालगांव की संधि के साथ रुक गया। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय सूरत की संधि, वाडगांव की संधि, पुरंदर की संधि और सालगांव की संधि, कुल 4 संधियां होती। यहां तक बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया, और कौन संधि हुई है, सालगांव की संधि। और सालगांव की संधि किसके बीच हुई है, नाना फडणवीस, किसके बीच हुई है, नाना फडणवीस और वारेन हेस्टिंग के बीच। किसके बीच, नाना फडणवीस और वारेन हेस्टिंग के बीच सालगांव की संधि हो चुकी है। ठीक है, संधि में क्या है, सालगांव की संधि में तो पीछे बता चुके हैं, वैसे फिर भी बता दे रहे हैं। मेन बात ये थी सालगांव की संधि में कि आप किसी विरोधी का साथ नहीं लेंगे और अंग्रेज आपके आंतरिक मामलों में कभी दखल नहीं देंगे। जब भी कभी अंग्रेजों को जरूरत पड़ेगी, मराठे अंग्रेजों की सहायता करेंगे। इस संधि से, सालगांव की संधि से अंग्रेजों को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों को कोई घाटा भी नहीं हुआ, लाभ ही हुआ। हाँ, लेकिन सालगांव की संधि से जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ
वो टीपू सुल्तान को हुआ क्योंकि मराठों की मदद से ही अंग्रेजों ने कहीं टीपू सुल्तान को हरा दिया। चलो फिर से आ जाते हैं आप। और सालगांव की संधि से एक और बड़ी बात कि अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को क्या मान लिया, पेशवा मान लिया कि ठीक है भाई साहब, ये जो अब ये 7 वर्ष के बालक हो गए हैं, 7 से 8 वर्ष क्या है, ये बालक हो गए हैं। जब ये संधि हो रही है, सालगांव की जो संधि हो रही है, जब संधि हो रही है उस समय 7 से ये 40 दिन का जो बालक था, ये 7 से 8 साल का बालक हो चुका है। कौन? माधवराव द्वितीय। तो इस 7 से 8 साल के बालक को अंग्रेजों ने मान्यता दे दी कि ठीक है, हम भी मान लिए कि पेशवा। क्लियर है? चलिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त। ठीक, अब शांति 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 चल रही थी, लेकिन फिर इतिहास ने, अब क्या ही कहा जाए, ये भी हो सकता था कि माधवराव को एक बेहतरीन पुत्र हो जाता और वो पुत्र जो था वो महान लड़ाका हो जाता, महान सेनानायक हो जाता और यहां से फिर से इतिहास बदल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माधवराव द्वितीय ने नाना फडणवीस से परेशान होकर, नाना फडणवीस से परेशान क्यों होकर? क्योंकि छोटा सा बच्चा था वो और उसको अपने मन मर्जी से कोई कार्य करने नहीं दिया जाता, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं। और धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगा, जब वो टीनेज की तरफ बढ़ने लगा, उस समय भी उसे अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करने दिया गया। तो कहीं ना कहीं नाना फडणवीस से परेशान होकर माधवराव द्वितीय शनिवार वाड़ा, यानी हमने बताया था पुणे में जो बिल्डिंग है, जो मुख्य केंद्र था पेशवाओं का, उस शनिवार वाड़ा से 1795 में कूद करके क्या दे दी, जान दे दी। किसने? माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय ने 1795 में शनिवार वाड़ा से कूद करके जान दे दी। माधवराव द्वितीय मर गया। अब माधवराव द्वितीय का कोई पुत्र नहीं है। रघुनाथ राव का एक पुत्र था, इनको अभी छोड़ दीजिए, ये तो भगेड़ू थे जिनकी वजह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। नारायण राव का एक पुत्र था, कौन? माधवराव। ठीक, माधवराव का कोई पुत्र नहीं, माधवराव प्रथम का। बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र, बाजीराव के 2 पुत्र। अब ले दे के कौन उत्तराधिकारी बनेगा? बाजीराव द्वितीय के माधवराव द्वितीय के मरने के बाद कौन मराठा साम्राज्य पेशवा का उत्तराधिकारी बनेगा? ये फिर से एक सोच का प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, नाना फडणवीस अभी जिंदा है, समय 1795 का है, नाना फडणवीस अभी जिंदा है। अब बात आ जाएगी फिर कि नाना फडणवीस कब मरे, तो नाना फडणवीस 1800 मरे। ठीक, तो 1795 में माधवराव द्वितीय शनिवार वाड़ा से कूद के आत्महत्या कर लिए। अब नाना फडणवीस ने सोचा कि अब किसको पेशवा बनाए, अब पेशवा कौन बनेगा, अब नेक्स्ट अगला कौन, अब कौन? तो चलिए, अब वो थक हार के रघुनाथ राव के पास जा रहे हैं। रघुनाथ राव अब नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। रघुनाथ राव के पास जा रहे हैं और रघुनाथ राव के जो पुत्र हैं, रघुनाथ राव के पुत्र कौन है? बाजीराव। वैसे बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन जो सबसे इन्हें काबिल पुत्र लगा बाजीराव द्वितीय, उसको उन्होंने क्या बना दिया? पेशवा बना दिया। कब? 1795। कौन बना दिया? नाना फडणवीस ने बाजीराव द्वितीय को पेशवा बना दिया। बाजीराव द्वितीय कौन? तो रघुनाथ राव के लड़के हैं। अब ध्यान दीजिए, रघुनाथ राव कौन? ये रघुनाथ राव आखिर कौन है? तो ये रघुनाथ राव हैं बाजीराव के बेटे, बाजीराव के बेटे हैं, जो बालाजी बाजीराव के समय भी पेशवा बनना चाहते थे, माधवराव के समय भी पेशवा बनना चाहते थे, नारायण राव के समय भी पेशवा बनना चाहते थे। पेशवा बनने के लिए ही अंग्रेजों से जाकर मिल गए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी करा दिए, लेकिन फिर भी पेशवा ये नहीं बन पाए। थोड़ा सा कार्यकाल रहा पेशवा का। तो सोचिए, इनके कहीं भाग्य में पेशवाई पद नहीं था, लेकिन इनके बेटे को पेशवाई मिल गई। इतिहास है, कब करवट कहां ले लो। अब रघुनाथ राव का जो बेटा है, जिसका नाम बाजीराव द्वितीय है, ये गद्दी पर बैठ जाता है, ये पेशवा बन गया। कब? 1795 में। 1795 में ये पेशवा क्या हो गए? बन गए। अब अभी तक का इतिहास
हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब आगे की चीज को हम इसमें क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे कि अब क्या करना है। अब 1795 में पेशवा बन गए, ठीक है। अब आगे की कहानी चलेगी, और यही जो है बाजीराव द्वितीय जो है, ये आखिरी पेशवा। ये कौन है, ये आखिरी पेशवा है। तो अगली जो क्लास होगी हमारी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो क्लास होगी वो बाजीराव द्वितीय पर ही होगी, और उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और मराठा समाप्त हो जाए। तो बाजीराव क्या हुए, पेशवा बन गए, और 1800 में एक बड़ी घटना घट गई। मैकियावेली, या यूं कहें तो मराठों के मैकियावेली नाना फडणवीस मर गए, या यूं कहें तो जो सारे बड़े लीडर थे पुराने पुराने, जो 1761 के पुराने पुराने अच्छे अच्छे अनुभवी लोग थे, वो सब के सब धीरे धीरे निपटते चले गए, और 1800 तक सब लोग समाप्त हो चुके थे। शासन किसका है, बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय का क्या है, शासनकाल है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके चलते हुआ, तो रघुनाथ राव के चलते हुआ। क्यों, क्योंकि रघुनाथ राव भाग के गए थे अंग्रेजों के पास। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय के चलते होगा, क्योंकि ये भी भाग कर जाएंगे अंग्रेजों के पास। यानी पिता ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कराया और बेटे ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कराया। अंतर सिर्फ इतना था कि पिता काफी योग्य था, अनुभवी था, लड़ाका था, अच्छा सेना नायक था। उसके में मात्र एक कमी थी कि वो महत्वाकांक्षी था, वो पेशवा बनना चाहता। लेकिन बेटे में कोई गुण नहीं, बस उसे पेशवा बना दिया गया था और वो पेशवा था। ठीक, लेकिन अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हमने बताया कब खत्म हो चुका है, कब खत्म हुआ था, 1782। 1775 से चल करके 1782 को प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो चुका था। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को 20 साल हो चुके हैं। कितने साल, 20 साल। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था, माधवराव द्वितीय, जो मात्र छोटा सा बच्चा था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन है, तो रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय। तो अब क्या पूरी स्टोरी है कि ठीक है भाई, अभी तक तो आपने जाने कि बाजीराव द्वितीय जब पेशवा बन गए, बाकी लोग मर गए हैं, तो ठीक है। अब इसमें फिर आखिर में युद्ध होने का क्या कारण था, तो कहीं ना कहीं ये 20 सालों में अंग्रेजों ने अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर किया। वो अलग अलग राज्यों में लड़े, अलग अलग राज्यों में जीते, अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। और इन 20 सालों में मराठा धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। अंग्रेज नई पद्धति के हथियार ला रहे थे, और मराठा अभी उन्हीं पुरानी पद्धतियों पे ही लड़ते चले जा रहे हैं। ठीक, और इस समय रिचर्ड वेलेस्ली कलकत्ता में बैठे हैं। कौन है, रिचर्ड वेलेस्ली हैं, अंग्रेजों के हेड जो हैं, कलकत्ता में बैठते हैं। क्या नाम है, रिचर्ड वेलेस्ली। कलकत्ता में बैठे बैठे देख रहा था कि पेशवा कमजोर हो गए हैं। पेशवा क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, बाजीराव द्वितीय आखिरी पेशवा है। ठीक, पेशवा क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, क्योंकि नाना फडणवीस क्या हो गए हैं, मर गए हैं। नाना फडणवीस क्या हो गए हैं, मर गए हैं। महादजी सिंधिया मर चुके हैं, जो बचे हैं उनमें खास ताकत नहीं। ये सारी बातें कौन देख रहा है, रिचर्ड वेलेस्ली। ध्यान रखिएगा, वेलेस्ली का नाम पूरा याद रखिएगा, रिचर्ड वेलेस्ली, जिसका शासनकाल 1798 से 1805 तक है। क्योंकि दो वेलेस्ली आपको सुनने में अभी मिलेंगे, एक रिचर्ड वेलेस्ली और दूसरे आर्थर वेलेस्ली। एक अंग्रेजी कंपनी के पूरे सर्वे सर्वा बंगाल के, और दूसरे आर्थर वेलेस्ली मात्र सेना नायक है, मात्र कप्तान है, जनरल कहा जा सकता है। ठीक है, मात्र सेना नायक। तो दोनों में अंतर, हाँ ये बात अलग है कि आर्थर वेलेस्ली और रिचर्ड वेलेस्ली, ये दोनों जो हैं क्या हैं, भाई। ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। एक पूरा हेड है, पूरे की क्या है, हेड है अंग्रेजी
कंपनी के भारत में हेड हैं रिचर्ड वेलेजली, और एक आर्थर वेलेजली, ये मात्र सैनिक हैं। सैनिक कहें या फिर सैनिकों के लीडर, सेनापति कह लीजिए। ठीक, तो महादेव सिंधिया मर चुके हैं और जो बचे उनमें खास ताकत नहीं है। वेलेजली एक कार्य करता है कि पूरे हिंदुस्तान में राजाओं के पास सहायक संधि का न्योता भेजता है। क्या भेजता है? सहायक संधि का न्योता। अब सहायक संधि क्या है, मूल रूप से बस इतना जान लीजिए, क्योंकि हम सहायक संधि को विस्तार से पढ़ेंगे जब अंग्रेजों को हम अभी कुछ दिन में पढ़ेंगे, तब हम सहायक संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि सहायक संधि इतना है कि आप पूरी तरह से अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे। जो बाहरी विदेश नीति है आप उसे एकदम नहीं करिए, आप बस अपने आंतरिक मामले को देखिए। पूरी सैनिक व्यवस्था अंग्रेज देखेंगे, पूरा विदेशी चीज अंग्रेज देखेंगे, यानी आप अंग्रेजों के गुलाम हो जाइए। कहने का मतलब ये, आप एकदम ताकतवर नहीं रह जाएंगे, आपकी शक्ति छीन हो जाए। सहायक संधि का यही मतलब है। तो रिचर्ड वेलेजली लेटर भेज देता है भारत के लगभग सारे राज्यों में कि आप लोग क्या करिए, सिग्नेचर कर दीजिए। लेकिन जो मराठे हैं, जब नाना फडणवीस जिंदा है तभी इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिग्नेचर नहीं होगा। सहायक संधि ये फर्जी चीजें हैं, और अभी मराठा बहुत ताकतवर है, अपना आप देख लीजिए, ये सब सिग्नेचर उग्नेचर नहीं होगा। ठीक है, यहां बात समझ में आई। अब एक बात आती है कि आखिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होने के क्या कारण थे। ऐसा क्या कारण हुआ कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो पहले तो आप जान लीजिए कि अंग्रेजों का ताकतवर होना और मराठों का कमजोर होना। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हमारे पास जितनी ताकत है, हमारी ताकत कम भी ना हो, लेकिन सामने वाले के पास जितनी ताकत थी उसमें इजाफा हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हम कमजोर हो गए। हमने अपनी ताकत छीन भले नहीं की, लेकिन सामने वाले की ताकत अगर बढ़ गई तो हम कमजोर हो गए। ठीक, तो वही हुआ। क्या हुआ कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा क्या हो गए, कमजोर हो गए। मराठा धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, इसलिए अंग्रेजों की अब गिद्ध दृष्टि मराठों पर लगी हुई थी कि इन्हें नोच लेना है। अगला, मराठों का आंतरिक संघर्ष। मराठे कहीं न कहीं, आपको याद होगा कि जब बाजीराव थे तभी उन्होंने मराठों का संघ बनाया था, याद है? सिंधिया ग्वालियर में, भोसले नागपुर में, होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में। ठीक, ये क्या बनाया था? बाजीराव ने एक संघ बनाया था, और ये संघ और ज्यादा कार्य करता है, या बहुत ज्यादा कार्य करता है किसके समय? तो बालाजी बाजीराव के समय में बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है ये संघ। और कहीं ना कहीं ये संघ जो था, ये मराठों की शक्ति था। ये जो संघ था मराठों क्या था? शक्ति था। कि अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में मराठों का अलग अलग केंद्र था, और जब भी पेशवा को जरूरत होती हो पूरे संघ को निमंत्रण भेज देते और पूरे संघ अपना मराठा शक्ति लेकर के आ जाते और पेशवा के लिए एक नई ऊर्जा आ जाती। लेकिन धीरे धीरे ये संघ, या यूं कहें तो 1761 के युद्ध के बाद ये संघ लगभग टूटने लगा, बिखरने लगा। ये सारे अपने मन से कार्य करने लगे। और नाना फडणवीस के मरने के बाद, जब नाना फडणवीस मर गए, फिर भी नाना फडणवीस जब तक जिंदा थे तो फिर भी कुछ अपने नियंत्रण में रहे, लेकिन नाना फडणवीस के मरने के बाद ये जो संघ थे ये पूरी तरह से क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। ये जो मराठों का संघ था ये पूरी तरह से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, अपने सारे डिसीजन खुद लेने लगा। सिंधिया ग्वालियर के, भोसले नागपुर के, होलकर इंदौर के, गायकवाड़ बड़ौदा के और पेशवा पुणे के, ये सब लोग स्वतंत्र हो गए। अब पेशवा की कोई नहीं सुन रहा है। चलिए, सुन नहीं रहा है वो बात अलग है, ये अपने में ही आपस में ही क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। अब आपस में ही लड़ेंगे तो स्वाभाविक बात है क्या होगा? अपनी शक्ति छीन करेंगे, यानी मराठों की शक्ति छीन करेंगे। अब जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो पेशवा किसी न किसी का साथ तो देगा, तो पेशवा एक का शत्रु भी हो जाए, और धीरे 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 पेशवा एक का शत्रु, एक का मित्र, एक का मित्र होता चला जाएगा। तो मराठों का आंतरिक संघर्ष, यानी ये संघ आपस में क्या करने लगे? लड़ने लगे मराठे। लॉर्ड वेलेस्ली और फ्रांसीसियों के प्रभाव को रोकने का प्रयास। फ्रांसीसियों का क्या हो रहा था? प्रभाव बढ़ रहा था। तो लॉर्ड वेलेस्ली चाह रहे थे कि हम फ्रांसीसियों के प्रभाव को रोकें, और कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए उन्होंने मराठों को
के कार्यों में हस्तक्षेप करना उचित समझा। और तीसरा जो कारण था वो क्या था कि नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का होने का एक और कारण था कि नाना फडणवीस क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब नाना फडणवीस, क्योंकि नाना फडणवीस कहीं ना कहीं एक योग्य व्यक्ति है, एक दूरदर्शी व्यक्ति है। उनको पता है कि अंग्रेजों से कैसे डील करना है, अंग्रेजों से कैसे बात करनी है, अंग्रेजों से कैसे युद्ध करना है। तो उनकी मृत्यु होना भी एक कारण था। लेकिन सबसे बड़ा तत्कालिक, जैसे कि होता है एक चीज के कई कारण होते हैं, लेकिन एक तत्कालिक कारण होता है, त्वरित कारण होता है। तो अगर बात करें कि त्वरित कारण क्या था, तो त्वरित कारण था कि सिंधिया और होलकर, कौन कौन, सिंधिया और होलकर ये आपस में लड़ रहे थे। किसके लिए, मालवा के लिए, मध्य प्रदेश वाले भाग के लिए, मालवा के लिए सिंधिया और होलकर आपस में लड़ रहे थे। ठीक, सिंधिया और होलकर मालवा को लेकर लड़ रहे थे, संघर्ष हो गया। इस युद्ध में एक घटना घटित हुई। पेशवा ने जसवंत राव, हमने बताया कि जब दो लोग लड़ेंगे, सिंधिया और होलकर, यानी दो लोग कोई भी लड़ेंगे, तो तीसरा आदमी किसी एक के मान लीजिए पक्ष में हो गया। अब जो सही है उसको सही कह दिया तीसरा आदमी, तो जिसको गलत कह रहा है उसका तो शत्रु हो जाएगा। तो सिंधिया और होलकर क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। सिंधिया और होलकर लड़ रहे थे किस लिए को लेकर, मालवा क्षेत्र को लेकर। और पेशवा ने किसका साथ लिया, तो सिंधिया और होलकर मालवा को लेकर संघर्ष हो गया। इस युद्ध में घटना घटित हुई। पेशवा ने जसवंत राव होलकर, ये जो होलकर हैं, जसवंत राव होलकर, इनके भाई को मारने का आदेश दे दिया और उनको मरवा दिया। पेशवा ने क्या किया, होलकर जो हैं, ये इंदौर के होलकर हैं, इंदौर मध्य प्रदेश में है, इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान है, नंबर 1 का उसका, इंदौर का। तो ये जो होलकर हैं, यशवंतराव होलकर के भाई को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या कर दिया, मारने का आदेश दे दिया, यानी मरवा दिया। यशवंतराव होलकर के भाई, जिनका नाम बिठू जी था, उनको मारने का आदेश दे दिया बाजीराव द्वितीय ने, या यूं कहे तो मरवा दिया। ठीक, फिर से समझिएगा, 3 कारण आप देख चुके हैं। चौथा कारण है सिंधिया और होलकर आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, किसके लिए, मालवा को लेकर। अब पेशवा ने किसका साथ लिया, सिंधिया का साथ दिया, और होलकरों में जो बिठू राव हैं उनको मारने का आदेश दिया। और बिठू राव कौन है, ये यशवंतराव होलकर के भाई हैं, सगे भाई हैं बिठू राव, और उनको मारने का आदेश दे दिया है, मरवा दिया। अब इससे यशवंतराव जो हैं, यशवंतराव होलकर बहुत नाराज हुए कि भाई साहब बताइए, इन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया। बाजीराव द्वितीय ने क्या कर दिया, मेरे भाई को क्या कर दिया, मरवा दिया। इस बात से बहुत नाराज हो गए, कौन, इस बात से कौन नाराज हो गया, तो इस बात से बहुत नाराज हो गए यशवंतराव होलकर, और उन्होंने पुणे पर, यानी बाजीराव द्वितीय जो पुणे में बैठते थे, उन पर आक्रमण कर दिया। यशवंतराव होलकर ने बाजीराव द्वितीय जो पुणे पर बैठते थे, जो आखिरी पेशवा थे, उन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। यशवंतराव होलकर के भाई बिठू जी की जब हत्या हो जाती है, तो इसका बदला लेने के लिए यशवंतराव होलकर ने पेशवा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1802 की घटना है, ध्यान दीजिएगा। अभी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी बस ध्यान से सुनिए। तो क्या किया, सिंधिया होलकर मालवा को लेकर लड़ रहे थे, उसमें हस्तक्षेप किया पेशवा ने जसवंतराव होलकर के भाई बिठू जी को मारने का आदेश दे दिया, बिठू जी को मार दिया गया। इस घटना से जसवंतराव होलकर बहुत नाराज हुए और उन्होंने 1702 में आक्रमण कर दिया, कहां, तो पुणे पर, और पुणे को जीत लिया। यानी पेशवा को क्या कर दिया, हरा दिया। किसने, होलकर ने। यशवंतराव होलकर इंदौर के शासक ने पेशवा को क्या कर दिया, हरा दिया। कौन पेशवा थे, तो बाजीराव द्वितीय पेशवा थे, जो रघुनाथ राव के पुत्र थे, इनको हरा दिया। घटना कब की है, तो ये 1802 की है।
1802 जसवंतराव होलकर ने लड़ाई में पेशवा को हरा दिया। अब पूना होलकर का कब्जा हो गया। पूना पर क्या हो गया? पूना पर होलकर का कब्जा हो गया। अब जब बाजीराव द्वितीय पूना हार गए तब वो क्या करते? तब वही जो इनके पिता ने किया था, इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया। ये उत्तर में चले गए, बेसिन में चले गए और बेसिन में जाकर के इन्होंने अंग्रेजों से एक संधि कर ली। अंग्रेजों से क्या कर ली? एक संधि कर ली। इसी संधि को बेसिन की संधि कहते हैं। इसी संधि को क्या कहते हैं? बेसिन की संधि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1802 में पूना पर होलकर के कब्जे के बाद पेशवा पूना से भाग गए और बेसिन चले गए। बेसिन पूना के उत्तर में है। पूना के उत्तर में यानी मुंबई की तरफ। पूना से उत्तर में जाएंगे, मुंबई की तरफ बेसिन उत्तर में है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बेसिन भाग गया। यहीं से उसने अंग्रेजों की सहायता लेनी शुरू की। वेलेस्ली की सहायता से पूना को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मुक्त करा लिया। यशवंतराव होलकर को पूना छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन यशवंतराव ने अभी प्रयास नहीं छोड़े। भारतीय राजाओं को लेकर आक्रमण करता रहा, लेकिन हार गया। चलिए नीचे वाली लाइन को अभी छोड़ दीजिए, अभी ध्यान केंद्रित करिए। 1802 में। कब? 1802 में क्या हुआ? अब बाजीराव द्वितीय हार चुके हैं। किससे? तो होलकरों से। यशवंतराव होलकर का पूना पर कब्जा हो गया है। बाजीराव द्वितीय भाग करके बेसिन वाले क्षेत्र में आते हैं, अंग्रेजों के पास जाते हैं और अंग्रेजों से कहते हैं कि भाई साहब हमारी मदद करिए, मेरी पेशवा की गद्दी फिर से मुझे दिलाइए। समय 1802। अंग्रेज एकदम तैयार है, ठीक है एकदम। लेकिन आपको भी आपके पिता की तरह एक संधि साइन करनी पड़ेगी। तो बाजीराव कहते हैं कौन सी संधि? उन्होंने कहा कि बेसिन की संधि। कौन सी संधि? बेसिन की संधि। तो बाजीराव ने कहा कि ठीक है। बाजीराव द्वितीय ने कहा क्या? कि ठीक है, हम बेसिन की संधि साइन करने के लिए तैयार हैं। तो याद करिएगा 1775 में रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की थी, सूरत की संधि, और उस संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया था। और 1802 में फिर से एक संधि सिग्नेचर हो रही है बेसिन के क्षेत्र में, और इस संधि के बाद फिर से एक युद्ध प्रारंभ होगा जिसका नाम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चलता है? तो 1803 से लेकर के 1806 तक। 1802 में सिग्नेचर हुई कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई जिसे बेसिन की संधि कहते हैं। और बेसिन की संधि के बाद शुरू होगा क्या? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। बेसिन की संधि क्यों हुई? बेसिन की संधि क्यों हुई? तो इसका कारण है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय अपनी पेशवाई बचाना चाहते थे होलकरों से, क्योंकि होलकरों ने पूना पर कब्जा कर लिया और वो पेशवाई बचाने के लिए अंग्रेजों के पास आ गए कि आप हमारी मदद करिए। इसलिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब बात हुई कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से प्रारंभ हुआ? तो बेसिन की संधि से प्रारंभ हुआ। किस संधि के बाद हुआ? किसके किसके बीच बेसिन की संधि हुई? तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि हुई। कब बेसिन की संधि हुई? तो 1802 में बेसिन की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1803 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। कब तक चला? तो 1806 तक प्रथम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब चला? 1803 से 1806। ठीक। अब इस बेसिन की संधि में क्या था, हम इस बात को विस्तार से यहां पर क्या करेंगे, जानेंगे कि बेसिन की संधि में क्या था। ध्यान रखिएगा, अभी तक सिर्फ
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि बन रही है, मात्र भूमि तैयार हो रही कि क्यों हो रहा है, किस कारण से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है, किसके किसके बीच हो रहा है, कहां हो रहा है, उसके पहले संधि को कौन हो रही है, कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के। ये बस तब से, ये पिछले आधे एक घंटे से बस ये तब से भूमिका ही बन रही है। ठीक, तो चलिए 31 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 1802 में संधि हुई थी, बेसिन की संधि। तारीख 31 दिसंबर 1802, किसके किसके बीच, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि हुई, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पहले। और इस संधि की मुख्य बातें क्या थी, 31 दिसंबर 1802 को यह संधि हुई, इसलिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ 1803 माना जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, 1803 में, क्योंकि दिसंबर के महीने में 31 दिसंबर को, ध्यान दीजिएगा, जब ये संधि हो रही है 31 दिसंबर को, तो स्वाभाविक बात है कि उसके बाद क्या आ जाएगा, 1803 आ जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि बेसिन की संधि 1802 में हुई और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में हुआ, संधि के इतने दिन बाद क्यों हुआ, तो ऐसा नहीं है। तारीख याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि हुई और 1803 में युद्ध प्रारंभ हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। आगे बढ़ते हैं। यह संधि अंग्रेजों ने पेशवा को सहायता देने से पहले किया था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी सूरत की संधि के बाद हुआ था और उसमें भी अंग्रेज रघुनाथ राव को सहायता ही दे रहे थे, और इसमें भी अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को सहायता ही दे रहे हैं। किस संधि में, बेसिन की संधि में किया था। यह संधि बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से की थी ताकि उनके राज्य की सुरक्षा हो सके। वो अपने राज्य की सुरक्षा चाहते थे, किससे, एक मराठा सरदार से, कौन, इंदौर के भोसले से, सॉरी इंदौर के होलकर से वो संदेश सुरक्षा चाहते थे, क्योंकि इंदौर के होलकर के भाई बिठू जी को मरवा दिए थे, और इससे नाराज होकर जसवंत राव ने आक्रमण कर दिया था और वो पुणे को जीत लिया था, और फिर से बाजीराव द्वितीय पुणे पर पेशवाई शासन चाहते थे, यानी खुद का शासन चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। इस संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज एक दूसरे की सहायता करेंगे और एक दूसरे के मित्र की सहायता करेंगे। इस संधि में क्या था, बेसिन की संधि में, कि अंग्रेज मराठों की संधि करेंगे, यानी सहायता करेंगे, अंग्रेज मराठों की सहायता करेंगे और मराठे अंग्रेजों की सहायता करेंगे, और दोनों एक दूसरे के मित्रों की भी सहायता करेंगे। हमारी तो सहायता करेंगे ही आपस में, प्लस मित्रों की, मराठों के जो मित्र हैं अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे और अंग्रेजों के जो मित्र हैं मराठे उनकी सहायता करेंगे। ये बेसिन की संधि का एक कड़ी है। आगे बढ़ते हैं। इस संधि के अनुसार पेशवाओं को 6000 पैदल सैनिक और तोपखाने भी अंग्रेज प्रदान करेंगे, यानी कि बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज क्या देंगे, 6000 की पैदल सेना देंगे। कितने हजार की, 6000 की पैदल सेना देंगे और तोपखाने देंगे। कौन देगा, अंग्रेज देंगे। किसको देंगे, बाजीराव द्वितीय को देंगे। क्यों देंगे, ताकि वो जाके होलकर को हरा सके। होलकर को हराने के लिए क्या देंगे, 6000 की पैदल सेना और प्लस तोपे देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे का खर्चा 26 लाख रुपए वार्षिक था। इसे पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे इलाके ले लिया, जैसे गुजरात, नर्मदा, ताप्ती का इलाका, एमपी का कुछ भाग, तुंगभद्रा के आसपास का क्षेत्र। हमने पहले ही बताया कि अंग्रेज कभी भी कुछ फ्री में नहीं देते थे, या कभी कुछ अपने खर्चे पर अपना भार उठाकर नहीं देते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास गए हैं, अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए अंग्रेज तैयार हो गए हैं। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम आपको 6000 की सेना देंगे और तोप देंगे, लेकिन 6000 की सैनिक और उन तोपों का जो खर्चा है वो 26 लाख रुपए वार्षिक है। तो उसकी भरपाई हम कहां से करेंगे, उतना पैसा हम कहां से पाएंगे। तो एक कार्य करिए, ये गुजरात का क्षेत्र
नर्मदा का क्षेत्र, ताप्ती का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, तुंगभद्रा के पास का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र और ये सारे उपजाऊ क्षेत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा के पास का क्षेत्र, ताप्ती के पास का क्षेत्र, तुंगभद्रा के पास का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र हैं। तो ये सारे क्षेत्र आप हमें क्या करेंगे, देंगे। क्यों? क्योंकि इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर के 26 लाख रुपए वार्षिक आता था। तो ये हम आपको 6000 घोड़े यानी 6000 सैनिक दे रहे हैं, तोपे दे रहे हैं, तो उन सबका वार्षिक खर्च कितना आ रहा है हम पर? वो सब हम आपको दे रहे हैं तो उनका खर्चा भी तो लग रहा है ना, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका खर्चा कितना लग रहा है? 26 लाख रुपए वार्षिक, यानी एक साल का 26 लाख रुपया लग रहा है। तो वो खर्च कौन वहन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी वहन करेगी। तो उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दीजिए? ये सारे इलाके दे दीजिए, क्योंकि इन सारे इलाकों को मिला करके 26 लाख रुपए एक साल का मिल जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से पैसे ले करके आपके सैनिकों में सारा पैसा जो आपको दे रही है सैनिक, उसमें सारा पैसा लगा देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरत हमेशा के लिए अंग्रेजों का हो गया इस संधि के अनुसार। अंग्रेजों ने कहा कि देखिए जो सूरत है, सूरत बंदर का और सूरत का पूरा इलाका, ये हमको क्या कह दिए, हमेशा हमेशा के लिए दे दीजिए। याद होगा आपको, तो याद करिए कि सबसे पहले अंग्रेजों की जो फैक्ट्री बनी थी वो कहाँ बनी थी? सूरत में बनी थी। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? 1600 में। कहाँ? इंग्लैंड में। लेकिन अंग्रेजों की पहली कंपनी सूरत में बनी थी। कब बनी थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जो सूरत में अंग्रेजों की पहली कंपनी बनी थी, तो अंग्रेजों ने कहा कि जो सूरत है ये हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो गया। यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, अभी युद्ध नहीं हुआ है, कोई युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ये जो एरिया है उनका बंटवारा हो गया। अंग्रेजों ने कहा कि देखिए भाई, गुजरात हमारा, नर्मदा ताप्ती का इलाका हमारा, गुजरात का बहुत सारा भाग हमारा, नर्मदा ताप्ती वाला बहुत सारा भाग हमारा, एमपी का बहुत सारा भाग हमारा, तुंगभद्रा के आसपास का क्षेत्र हमारा, सूरत हमारा, ये और सूरत हमेशा हमेशा के लिए हमारा। ये वाला भाग तो मान लीजिए हम आपको बाद में दे देंगे, लेकिन सूरत क्या, हमेशा हमेशा के लिए हमारा। ठीक, चलिए ये भी एक बात आ गई। अगला, बड़ोदरा गायकवाड़ का रहेगा। बड़ोदरा जो इलाका है वो किसका रहेगा? गायकवाड़ का। ठीक है, अब देख लीजिए, अंग्रेज गायकवाड़ के भी हित की बात कर रहे हैं, यानी ये गायकवाड़ से भी संधि करेंगे और होलकर से भी संधि करेंगे। कौन? अंग्रेज। ठीक है, तो बड़ोदरा गायकवाड़ का रहेगा, आप उस पर कभी अधिकार नहीं करेंगे। ठीक है, पेशवा से कहा गया कि आपका जो भी किसी के साथ मतभेद होगा वो अंग्रेजों के साथ मिलकर आप सुलझाएंगे। इस संधि में क्या कहा गया? कहा गया देखिए भाई, बड़ोदरा जो है किसका रहेगा? गायकवाड़ों का रहेगा, वो आपका नहीं रहेगा। और आप कभी उसे मांगेंगे भी नहीं कि हमें दे दीजिए, वो गायकवाड़ का हमेशा रहेगा और आप उसे कभी नहीं मांगेंगे। और हमेशा हमेशा के लिए अगर आप किसी से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कोई आपसे दुश्मनी कर रहा है, आपकी किसी से दुश्मनी है, तो कुछ भी अगर आप सुलझाना है तो पहले मध्यस्थ आपको अंग्रेजों को बनाना होगा, तब वो बात को क्या करना होगा? सुलझाना होगा। ये भी इस बात में था। पेशवा ये कहते हैं कि ठीक है, अंग्रेजों का जो शत्रु होगा वो हमारा शत्रु होगा और अंग्रेजों के शत्रु की हम कभी मदद नहीं करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेशवाओं ने इस संधि के माध्यम से अपनी पूरी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप दी। हमने पहले ही कहा कि कहीं न कहीं अंग्रेज आपके आंतरिक मामलों में घुस रहे थे, आपकी सारी शक्ति लेकर के आपको छीड़ बना रहे थे। तो आपकी विदेश नीति, यानी आपको किस राजा से बात करना है, किस राजा से बात नहीं करना है, आप किससे संधि करेंगे, आप किससे दुश्मनी करेंगे, आप किसको सहायता देंगे, आप किसको सहायता नहीं देंगे, ये पूरी तरह से कौन डिसाइड करेगा? ये पूरी तरह से अंग्रेज निर्णय करेंगे। इन सारी बातों का निर्णय अंग्रेज करेंगे। ये निर्णय अब आपका नहीं है, यानी विदेश नीति पूरी तरह से आप अंग्रेजों पर क्या करिए? छोड़ दीजिए। बेसिन की संधि का ये भी एक बात है। आगे बढ़ते हैं। बेसिन की संधि मराठों के लिए एक अपमानजनक संधि थी। इस अपमानजनक संधि को संधिया भोसले ने अस्वीकार कर दिया। ठीक, जो बाकी लोग थे, सिंधिया, भोसले, इन्होंने क्या कहा कि देखिए भाई, ये संधि बहुत अपमानजनक है और इस संधि को हम क्या कर देते हैं? पूरी तरह से हम लोग बाइकाट करते हैं। अब जब ये संधि हो गई,
ये संधि जब हुई और कुछ दिन जब ये बात बीती, अब जब ये संधि हो गई तो अंग्रेजों ने क्या किया, सेना बुलाई और अपनी सेना भेजी, होलकर को क्या कर दिया, हरा दिया, और फिर से बाजीराव द्वितीय को क्या बना दिया, शासक बना दिया। कहाँ का, तो पेशवा फिर से बना दिया, पुणे का शासक फिर से बना दिया। और अब जो से संधि हो गई तो फिर से कहीं ना कहीं जो मराठे थे वो मिलने लगे, एक होने लगे, सारे मराठे एक होने लगे। ध्यान रखिएगा, होलकर नहीं, क्योंकि होलकर की अब पक्की दुश्मनी हो गई है, अब होलकर कभी साथ नहीं दे रहे देंगे, अब सारे मराठे एक होने लगे। ठीक, याद होगा जब निजाम ने आक्रमण किया था, याद करिए, माधवराव के समय में, माधवराव प्रथम के समय में जब निजाम ने आक्रमण किया था तब भी सारे मराठे एक हो रहे थे। और आज फिर से वही समय है कि अंग्रेजों के खिलाफ सारे मराठे क्या होने लगे, एक होने लगे इस संधि के बाद। क्योंकि ये संधि क्या थी, ये संधि मराठों को पूरी तरह से मारने की संधि थी। हमारी विदेश नीति कुछ रहेगी ही नहीं तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहां से कुछ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे इस संधि की वजह से मराठा संगठित होने लगे, सिंधिया, भोसले, पेशवा शामिल हो गए, लेकिन इसमें गायकवाड़ और होलकर ने साथ नहीं दिया। गायकवाड़ और होलकर ने क्या किया, साथ नहीं दिया, क्योंकि गायकवाड़ों की भी इनसे दुश्मनी चल रही थी और होलकरों की भी इनसे क्या चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी। याद करिए, साफ साफ इसमें कहा गया कि बड़ोदरा जो है गायकवाड़ों का है, तो गायकवाड़ों का पक्ष क्यों ले रहे हैं अंग्रेज, क्योंकि गायकवाड़ों की दुश्मनी है पेशवाओं के साथ, इसलिए गायकवाड़ों का यहाँ पक्ष ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस संधि के चलते फिर से मराठा और अंग्रेज आमने सामने 1803 में आ गए। यही था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यही क्या था, अब ये संधि हुई और सिंधिया, भोसले और पेशवा ये तीनों एक साथ क्या हुए, मिल गए, और तीनों मिलकर के अंग्रेजों के सामने क्या हो गए, आ खड़े हुए। यही जो युद्ध होगा यही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस संधि के चलते फिर से मराठा और अंग्रेज आमने सामने 1803 में आ गए। यही समय था, यही युद्ध था आंग्ल मराठा युद्ध। मराठों को लगा कि अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने अलग ही राजनीति का प्रयोग किया। उन्होंने उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा कर दिया। उत्तर से भी युद्ध की घोषणा कर दी, दक्षिण से भी युद्ध की घोषणा हो गई, पूरब से भी सेना आ गई, पश्चिम से भी सेना आ गई। पूरा पश्चिम छोड़ दीजिए, उत्तर दक्षिण को याद रखिए। ठीक, उत्तर की कमान अंग्रेजों की तरफ से जनरल लेक ने चलाया। ठीक, उत्तर की कमान, उत्तर की तरफ से कौन आक्रमण किया, जनरल लेक, और दक्षिण की तरफ से कौन चला आक्रमण किया, आर्थर वेलेस्ली। अब हम बार बार आर्थर वेलेस्ली का नाम क्यों ले रहे हैं, आर्थर वेलेस्ली एक बेहतरीन सेना नायक था उस समय का। यह आर्थर वेलेस्ली वही है जो यहां पर संयुक्त सेनाओं को हराएगा, यानी सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को क्या करेगा, हराएगा। और आर्थर वेलेस्ली टीपू सुल्तान को भी हराएगा, और टीपू सुल्तान और मराठों को हराने वाला ये व्यक्ति एक नायक बन जाएगा, एक हीरो बन जाएगा। ब्रिटेन में एक हीरो की तरफ जाना जाएगा आर्थर वेलेस्ली। और आगे चलकर 1828 से लेकर 1830 तक आर्थर वेलेस्ली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। जी हाँ, यानी भारत में इतना नाम कमाकर जब ये आर्थर वेलेस्ली जाता है ब्रिटेन में और फिर वहां की राजनीति में प्रवेश करता है, तो ब्रिटेन का ये प्रधानमंत्री बनता है। 1828 से 1830 तक ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। ये सैनिक या ये सेना नायक रहने वाला व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। तो आर्थर वेलेस्ली की जो आत्मकथा है उसमें आर्थर वेलेस्ली लिखता है कि मैंने नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू में हराया। मैंने नेपोलियन बोनापार्ट को भी हराया था, लेकिन वो जो युद्ध था वो मराठों के युद्ध जितना भयानक नहीं था।
कौन कहता है? आर्थर वेलेस्ली कहता है अपनी आत्मकथा में। क्या कहता है? कि मैंने नेपोलियन को भी हराया है, लेकिन नेपोलियन से लड़ना भी उतना मुझे कठिन नहीं लगा जितना कि इन मराठों से लड़ना मुझे कठिन लगा। ये मेरे जीवन की सबसे कठिन लड़ाई थी। ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर रहा है कि मेरे जीवन की सबसे कठिन लड़ाई थी। कौन कह रहा है? आर्थर वेलेस्ली, जो इस युद्ध के बाद एक बड़ा हीरो बन के उभरेगा। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने सिर्फ इतना जाना कि ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ये कैसे युद्ध हुआ, क्यों युद्ध हुआ। तो इस युद्ध को होने का कारण बस सिर्फ इतना था कि रघुनाथ राव क्या हो चुके थे? पेशवा हो गए थे। रघुनाथ राव को पेशवा किसने बना दिया था? तो नाना फडणवीस ने बनाया था। सॉरी, बाजीराव द्वितीय क्या हो गए थे? पेशवा हो गए थे। कौन बनाया था? नाना फडणवीस ने बनाया था बाजीराव द्वितीय को पेशवा। अब बाजीराव द्वितीय जब पेशवा बन गए तो उस समय कुछ समय तक तो चला जब तक नाना फडणवीस थे। 1800 में नाना फडणवीस मर गए। अब क्या हुआ कि सिंधिया और होलकर के आपसी झगड़े में, सिंधिया और होलकर क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे मालवा को लेकर के। सिंधिया और होलकर के आपसी झगड़े में पेशवा ने क्या कर दिया? होलकर के भाई बीठू जी को मरवा दिया, मारने का आदेश दे दिया। अब इससे यशवंतराव होलकर नाराज हो गए और यशवंतराव होलकर ने आक्रमण कर दिया। कहां? पुणे पर। और पुणे को यशवंतराव होलकर ने जीत लिया और वहां से बाजीराव द्वितीय को भागना पड़ा। बाजीराव द्वितीय भाग करके वहां से बेसिन में आए अंग्रेजों के पास, और बेसिन में ही अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया, एक संधि की, जिसे बशैन की संधि या बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि 11 दिसंबर 1802 को हुई और ये संधि बहुत ही शर्मनाक संधि हुई, बहुत ही बुरी संधि मानी जाती है मराठों के लिए ये। और इस संधि के बाद ही प्रारंभ होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रारंभ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पेशवा ने अपनी पेशवाई बचाने के लिए ये युद्ध क्या किया? एक तरह से लड़ा, और इसी युद्ध का परिणाम ही था, इसी संधि का परिणाम ही था कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कि ये युद्ध कहां कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ, किसके किसके बीच हुआ, कौन हारा, कौन जीता, और कौन सी ऐसी संधि हुई कि जिसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। और फिर कैसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा और किस प्रकार से इस बाजीराव द्वितीय को मराठवाड़ा से या पुणे से या शनिवारवाड़ा से या यूं कहें तो महाराष्ट्र से ही निकाल करके कानपुर के एक छोटे से गांव बिठूर में भेज दिया जाएगा, पेंशन भोगी बनाकर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।